कंप्लीट कोर्स वाली जो हम सीरीज स्टार्ट कर चुके थे उसका आज डे 2 रहने वाला है। डे 1 की वीडियो उम्मीद करता हूँ आपने जरूर देखी, क्योंकि आपको हो सकता है अच्छी भी लगी होगी। लेकिन वहां पर जब मैं ये वीडियो बनाना स्टार्ट करूँ, अभी तक मुझे कुछ कमेंट्स डाउट वाले देखने को मिले नहीं है, तो इसीलिए आज किसी तरह का डाउट क्लियर होने नहीं वाला है। तो आज की वीडियो में किसी तरह का अगर आपको डाउट रहेगा तो वीडियो अपलोड होने के साथ साथ ही वीडियो देख लेना, या फिर 2-3 घंटे के अंदर वीडियो देख लेना। जो भी डाउट होगा कमेंट कर लेना, सो दैट नेक्स्ट वीडियो बनाने से पहले पहले मैं वो कमेंट देखूं और डाउट आपके क्लियर कर सकूं। तो आपको पहले ही क्लियर कर दूं, बेसिकली डिजाइन जीके एसएसबी के हिसाब से करा जा रहा है। लेकिन किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की, रेलवे की, डिफेंस की, क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटी या फिर वो सब कुछ भी आएगा, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, सब कुछ यहाँ पर आता है। तो आपके किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे टॉपिक आपके रहते ही रहते हैं। तो इसलिए कंप्लीट कोर्स आपके सामने लेकर आया हूँ। प्लेलिस्ट बनाई गई है जेकेएसएसबी कंप्लीट कोर्स के नाम से, अब जो स्क्रीन में आपको देखने को मिल रहा होगा वहां पे जाके वीडियोस ऐड होती जाएंगी। वीडियोस को देखते जाना है, वीडियोस को शेयर करते जाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं स्टैटिक जीके से और इंग्लिश वाले क्वेश्चन से। स्टैटिक जीके का एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक और बेसिक टॉपिक है। ये कुछ डेज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा कि वर्ल्ड हिंदी डे कब सेलिब्रेट कर जाता है, नेशनल वोटर्स डे कब होता है, या यूथ डे कब होता है। इस तरह के क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो हम जैसे आज जनवरी के मंथ के सभी डेज कवर कर लेंगे, कल फेब के, फिर मार्च के, इस तरह से एक एक दिन में एक एक मंथ को कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्राई करूंगा ट्रिक्स की हेल्प से आपको समझा सकूं। और दूसरी तरफ इंग्लिश के जब हम करेंगे तब भी डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके अगर नोट्स वगैरह बना रहे तो नोट्स बनाते जाना। 1 जनवरी की बात करेंगे, होता है ग्लोबल फैमिली डे। 5 जनवरी को नेशनल बर्ड्स डे। फिर 9 जनवरी को एनआरआई डे, जिसे प्रवासी भारतीय दिवस भी कहा जाता है। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे रहता है। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे। 15 जनवरी को आर्मी डे। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे। 25 जनवरी को वोटर्स डे, या इस दिन नेशनल वोटर्स डे, नेशनल टूरिज्म डे भी सेलिब्रेट करा जाता है। 26 जनवरी को आ गया रिपब्लिक डे। 30 जनवरी को शहीद दिवस या मार्टियार्स डे बोलो। और लास्ट में आपको दिख नहीं रहा हुआ 21 जनवरी लिखा हुआ है। जनवरी के मंथ का एक और इम्पोर्टेंट डे 21 जनवरी, क्योंकि इस दिन त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय की बात करें स्टेटहुड का दर्जा मिला था। अपना स्टेटहुड डे इस दिन सेलिब्रेट करते हैं। अब हम देखते हैं याद कैसे करना है, वो थोड़ा सा तरीका आपको बता देता हूँ। ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है वो आज हम नहीं डिस्कस करेंगे, बस कौन से दिन कौन सा डे होता है वो डिस्कस करना है। सबसे पहले 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे है ना। अब पूरे साल की हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो पूरे ग्लोब को लेकर चलेंगे, ग्लोब को फैमिली मान के चलते हैं। न्यू ईयर के सेलिब्रेशन से खुशी का माहौल है, तो खुशी के माहौल पे पूरे ग्लोब को हम एक फैमिली मानकर चल रहे हैं। तो 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे आ गया। ये तरीके से आप याद कर सकते हो। फिर 5 जनवरी को आता है नेशनल बर्ड्स डे। हमने ग्लोब की बात की, हम ऊपर कहीं पर भी देखेंगे, अगर हम जैसे आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें क्या देखेंगे, पक्षी, बर्ड्स हर जगह दिखेंगे ही दिखेंगे। चारों डायरेक्शन या 5 डायरेक्शन, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, किसी कोने में भी चले जाओगे तो 5 डायरेक्शन बन गई। हर डायरेक्शन में आपको पक्षी, बर्ड्स देखने को मिलेंगे। आप ऐसा कह सकते हो। वो आजकल दिखती या नहीं दिखती, लेकिन पुराने समय के हिसाब से बात करें हर तरफ पक्षी देखने को मिलेंगे, तो 5 डायरेक्शंस में। तो 5 जनवरी को नेशनल बर्ड्स डे आ चुका है। या फिर बर्ड्स में 3, 2, 5 वर्ड देखने को मिल रहे हैं, इस तरीके से भी याद कर सकते हो। फिर 9 जनवरी को एनआरआई डे, प्रवासी भारतीय दिवस, महात्मा गांधी इस दिन आए थे। ये उसी वजह से आता है ये वाला डे, तो आपको याद करने की ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। 9 जनवरी आप हिस्ट्री में भी याद करोगे, तो 9 जनवरी को महात्मा गांधी वापस आए थे यहाँ पर, तो एनआरआई डे या फिर प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ये आसान रहने वाला है। तो बाकी आप एन से 9 पढ़ता है, तो 9 जनवरी की मैं बात करूं वैसे भी याद कर सकते हो। फिर 10 जनवरी को आ गया वर्ल्ड हिंदी डे। आप इस तरह से याद करोगे कि 9 जनवरी को महात्मा गांधी इंडिया में आए। अब जैसे ही वो इंडिया में आए तो उन्होंने सबको बोलना स्टार्ट कर दिया कि इंग्लिश जरूरी नहीं है कि इंग्लिश से सब कुछ होगा, हिंदी बोलना स्टार्ट करो, हिंदी को सेलिब्रेट करो, सब कुछ सही हो जाएगा। तो महात्मा गांधी 9 तारीख को आए, अगले ही दिन 10 तारीख को उन्होंने हिंदी को कहना स्टार्ट कर दिया कि हिंदी डे सेलिब्रेट करो, तो वर्ल्ड हिंदी डे आ गया। इस तरीके से याद कर सकते हो। 9 जनवरी को आए, 10 जनवरी को हिंदी डे बना दिया पूरे वर्ल्ड में। फिर 11 जनवरी की ब्रेक रखी, 12 जनवरी को कहां पहुंच गए, यूथ के पास, क्योंकि एक तो हिंदी और एक यूथ दोनों बड़े इंपॉर्टेंट आ गए आजादी के लिए। तो इस तरह से कर सकते हो। 9 तारीख को महात्मा गांधी आ गए, 10 तारीख को हिंदी डे बना दिया पूरे वर्ल्ड का, एक दिन की रेस्ट करके 12 तारीख को यूथ के पास पहुंच के नेशनल यूथ डे आ गया। हालांकि स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे होता है। फिर 15 जनवरी की बात करेंगे, आर्मी डे। अब हमारे इंडिया के जब हम बात करेंगे, इंडिया के इंपॉर्टेंट डेज की बात कर रहे हैं, तो आर्मी को हम कैसे भूल सकते हैं।
तो आर्मी को हम पहले ही महीने में लेकर आए हैं, जनवरी के महीने में, और बिल्कुल मिडल में 15 जनवरी बिल्कुल मिडल आ रहा है। तो आर्मी डे कब सेलिब्रेट कर रहे हैं? पहले ही महीने के मिडल में हम आ चुके हैं आर्मी को लेके, 15 जनवरी को आर्मी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिर उसके एक दिन के बाद क्या आ रहा है? नेशनल स्टार्टअप डे। ये तो भी लेटेस्ट 2021 में स्टार्ट करता, मोदी के द्वारा स्टार्ट करेगा था, नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे, द्वारा स्टार्ट करेगा था ये वाला डे, नेशनल स्टार्टअप डे की बात करेंगे। अब ये कैसे याद करोगे? अभी हाल ही में क्या हुआ, पैसे समझ सकते हो कि आर्मी डे 15 जनवरी, अगर आपको ये याद है ये भी याद कर लोगे। आर्मी की भर्ती अग्निवीर में कर दी कि 4 साल की नौकरी मिलने वाली है, तो बाकी तुम अपने कुछ काम काज भी स्टार्ट करो, सबको आर्मी में भर्ती नहीं दे सकते। तो 15 तारीख को आर्मी डे था, तो अगले दिन सबको बोल दिया अपने स्टार्टअप भी स्टार्ट करो, अपना काम शाम भी बनाना स्टार्ट कर दो, सबको भर्ती नहीं मिलने वाली है। तो 15 जनवरी को आर्मी डे हो गया। उसके एक दिन के बाद 16 तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे, स्टार्टअप अपना बिजनेस वगैरह स्टार्ट करो, इस तरह सब समझ सकते हो। तो 16 जनवरी भी आपको कवर हो गया। फिर 25 जनवरी को वोटर्स डे या टूरिज्म डे होता है, क्यों वो भी समझा दूंगा। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे, आप सभी को पता है 26 जनवरी को रिपब्लिक डे। अब रिपब्लिक डे में कोई ना कोई यहाँ पर आएगा विजिट करने के लिए, हमेशा कोई ना कोई चीफ गेस्ट आता है, तो कोई ना कोई टूरिस्ट आता है, तो वो एक दिन पहले ही पहुंचेगा। तो 25 जनवरी को टूरिस्ट पहुंच गए, तो मतलब टूरिज्म डे हो गया। और अब वोटर्स डे कैसे, अगर आप चाहते हो कि रिपब्लिक डे में झंडा कौन फहराएगा, जो अब तो झंडा फहराएगा उसके लिए पहले वोट देना पड़ेगा एक दिन पहले, तो आपने एक दिन पहले वोट भी दे दिया। इस तरीके से 25 जनवरी को वोटर्स डे भी आ गया, टूरिज्म डे भी आ गया, और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे आ गया। और इसी महीने के एंड में 30 तारीख की बात, 30 जनवरी को शहीद दिवस या मार्टियर्स डे सेलिब्रेट ऑब्जर्व किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी की डेथ हुई थी, तो ये रीजन है 30 जनवरी वाला। जनवरी में 2 दिन महात्मा गांधी के, जिस दिन वो आए थे, एक जिस दिन वो गए थे, इस तरह से 2 दिन जनवरी में वही आ गए। फिर 21 जनवरी आपको दिख नहीं रहा होगा, लिख देना 21 जनवरी को मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, इनका स्टेटहुड डे सेलिब्रेट कर जाता है। 1972 में स्टेटहुड का दर्जा मिला था, इसीलिए त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय तीनों को ही ट्रिप में अगर जाना है, मेगा को तो मनी पैसे की जरूरत है, ट्रिप में अगर जाना है त्रिपुरा, जाना है किसको, मेगा को मेघालय, मनी की जरूरत है मणिपुर, इन तीनों का कब आ गया? 21 तारीख को। और मेगा 21 साल की हो गई तभी वो ट्रिप पे जा सकते हैं, ऐसे करके भी याद कर लेना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो हमने अभी कवर करे, जो कि आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ये आपको सारे याद होने चाहिए। ऐसे देखो आज कितने, ये लगभग 11-12 के करीब आज ही डेज आपको करवा रहा हूँ। हर महीने में अप्रोक्सीमेट आप 7 से 8 इंपॉर्टेंट डेज आपको मिलेंगे। तो अगर आप पूरे पूरे 12 महीने की बात करोगे, 100 के करीब आपको याद करना है। ये एक दिन में इतना आसान है याद करना, लेकिन अगर एक एक दिन में एक एक महीने का करोगे तो एट द एंड आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। वही आपको करना है, एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ से आपको स्कोर करना है अच्छे से, ठीक है। अब ये जितने भी क्वेश्चन आपको करवाता जाऊंगा ना आने वाले टाइम तक, ये सब भी वो होंगे जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे आज जो मैं क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ, ये एसएससी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से, 2020 से 21 के क्वेश्चन से। अब जैसे देखो डेली क्या कवर क्या करेंगे, एक हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर करेंगे, एक सिनोनिम पढ़ेंगे, एक एंटोनियम पढ़ेंगे, एक इडियम फ्रेजेस वाला पढ़ेंगे, एक स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे। ये 5 टॉपिक है, एग्जाम में अगर इंग्लिश का पेपर यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, इसीलिए हम ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डेली कवर करेंगे। बाकी कभी कभी आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन वगैरह वो भी समझते रहेंगे। सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन और आए हुए ऑप्शन आपसे डिस्कस करूंगा। पूछा गया था वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, वन हु कलेक्ट कॉइन्स, इसके लिए एक वर्ड बताओ क्या हो जाएगा। तो देखो वो जो कॉइन्स कलेक्ट करने का काम करता है, क्या उसे फैटलिस्ट कहते हैं। फैटलिस्ट मतलब फैट, आप बना सकते हो ना कि मतलब भाग्य से जुड़ा हुआ है ना, वो इंसान जो हर एक चीज सोचता है कि हाँ मैं इसको बदल नहीं सकता, फेट के ऊपर रहता है कि हाँ जो होगा वो देखा जाएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो इस तरह के सोच को लेकर निकल जाता है उसको फैटलिस्ट बोलते हैं, है ना। मतलब अपने फेट के ऊपर, भाग्य के ऊपर वो निर्भर एक तरीके से कह सकते हो। यानी कि वन हु कलेक्ट कॉइन्स, इसका ऑप्शन नंबर ए हो ही नहीं सकता। डी में कहा गया फिलैटेलिस्ट। अब ये फिलैटेलिस्ट कौन होता है? देखो पोस्टेज स्टैम्प्स जो होती हैं उसकी जो स्टडी करते हैं, है ना, जो स्टैम्प्स आप वो डाके वगैरह के देखते हो उसमें जो स्टैम्प्स वगैरह होती हैं, वो भी अगर हम बात करेंगे तो उसकी स्टडी को हम बोलते हैं फिलैटेलिस्ट बोलते हैं। तो वो भी यहाँ पर नहीं रहा, कॉइन्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, स्टैम्प्स, पोस्टेज स्टैम्प की बात कर ही नहीं रहे। ये न्यूमिस्मेटिस्ट की बात करेंगे, यही होते हैं जो कॉइन्स को कलेक्ट करने का काम करते हैं, या फिर आप कह सकते हो स्टडी करते हैं, हिंदी में मुद्रा योगी कुछ इस तरह से करके इसको कहा जाता है। तो ये कॉइन की स्टडी भी करते हैं, कलेक्शन का काम बोले, मेडल्स की बात करो, न्यूमिस्मेटिस्ट ही आ जाते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डी में है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट तो वो हो गए जो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं, साइंटिफिक स्टडी करते हैं, मतलब क्या साइकोलॉजी वगैरह या ह्यूमन का बिहेवियर किस तरह से, बिलीफ कैसे, इस तरह से करके आप समझ सकते हो इसको भी। तो जो कॉइन्स कलेक्ट करने का काम करता है वो कौन हो जाएगा? न्यूमिस्मेटिस्ट।
इस तरह से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो एम्पल वर्ड है इसका सिनोनिम बताना है, मतलब इसका सेम मीनिंग बताना है, कौन सा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो स्केर्स, लिमिटेड, सफिशिएंट या स्पार्स, क्या हो जाएगा इसका मतलब सिनोनिम सेम। मतलब एम्पल का मतलब क्या होता है, एम्पल का मतलब होता है वो जो कि ठीक ठाक हो, जो हमारे लिए जरूरी है उतना हो, है ना, उसको बोलते हैं एम्पल। जैसे ये खाना मेरे लिए एम्पल, अगर मैं इसी तरह से बोलना चाहूंगा तो मतलब मेरे लिए ठीक है खाना इतना, हाँ इसे मैं हो जाऊंगा, पेट भर जाएगा मेरा, इस तरह से कह सकते हो। तो जैसे स्केर्स हो गया कमी, तो कमी की यहाँ पे बात कर ही नहीं रहा, ये तो इसका एंटोनियम हो जाएगा, सिनोनिम तो ये हो ही नहीं सकता। अगर मैं बात करूंगा लिमिटेड की, लिमिटेड भी कुछ हद तक ही है, सफिशिएंट नहीं है मेरे लिए, तो ये भी नहीं हो सकता। तो अभी आपको मैंने बोल दिया सफिशिएंट, एम्पल का मतलब ही सफिशिएंट होता है, जो ठीक हो हमारे लिए, तो इसका मतलब एम्पल का सिनोनिम क्या हो जाएगा, सफिशिएंट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये स्पार्स की बात करेंगे, इसका मतलब होता है जो कम अमाउंट में हो, चाहे पैसे की टर्म्स में हो चाहे किसी टर्म्स में बात कर लो, ये भी एक तरह से लिमिटेड ही आप इसे कह सकते हो, कम अमाउंट में आप बोल सकते हो कोई चीज होगी, उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। अब तीसरे नंबर पे जो क्वेश्चन आ रहा है वहां पे आपसे एंटोनियम पूछ जा रहा है, किसका, स्पेल बाउंड का। तो एंटोनियम मतलब अपोजिट मीनिंग आपको बताना है, तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि स्पेल बाउंड का मतलब क्या होता है। स्पेल बाउंड का मतलब होता है वो जो फैसिनेट करे या अट्रैक्ट करे, आप इस तरह से बोल सकते हो, जो फैसिनेट करे आपको अपनी तरफ, है ना, उसको बोलते हैं स्पेल बाउंड। लेकिन हमें इसका उल्टा बताना है, मतलब जो अट्रैक्ट ना करे। देखो अमेज तो मतलब होगा ना एक तरह से, जो अट्रैक्ट करा, वैसे ही बोल सकते हो अमेजिंग एक्सपीरियंस हम बोलते हैं इस तरह से, अच्छे एक्सपीरियंस के लिए बोलते हैं। कैप्टिवेटेड भी हो गया वो जो हमें अट्रैक्ट करेगा, चाहे वो मैजिकल चार्म हो, कुछ भी करके आप बोलो अट्रैक्ट करने का काम कर रहा है, तो वो भी कैप्टिवेटेड में आ जाएगा। इंथ्रल्ड की बात करेंगे, ये भी एक तरह से अट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे डिसएन्चांटेड आपको देखने को मिल रहा है, अगर एन्चांटेड होता तो उसका मतलब एक तरह से अट्रैक्टिव है, जो अट्रैक्ट करता है। लेकिन डिस लग गया ना, डिस, जैसे ऑनेस्ट होता तो डिसऑनेस्ट हो जाएगा, ओबे होता तो डिसओबे हो जाएगा, वैसे एन्चांटेड तो ठीक था, लेकिन जब डिस लग गया इसके साथ वो उल्टा हो गया। इसका मतलब होता है जो अट्रैक्ट ना करे, है ना, जो बेकार सा हो, बोरिंग सा हो, इस तरह से भी लेके चल सकते, तो जो अट्रैक्ट ना कर रहा हो, तो डिसएन्चांटेड यहाँ पर हम वर्ड यूज करेंगे। क्लियर हो गया क्या, स्पेल बाउंड के एंटोनियम के लिए। तो ये सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हम वो कवर कर रहे हैं। एक इडियम फ्रेज से क्वेश्चन पूछा हुआ था, टू बी ऑन द सेम पेज, इसका मतलब क्या होता है, 3-4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो टू बी ऑन द सेम पेज का मतलब होता है एग्री करना किसी के साथ, टू एग्री, है ना, किसी के साथ एग्री कर जाना, किसी का सहमति बताना कि हाँ मैं तुम्हारे साथ सहमत हूं, या हम दोनों सेम सोच रहे हैं। इस तरह से जब भी हम बात करेंगे उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, टू बी ऑन द सेम पेज। ये वाला इडियम फ्रेज जो अगर बात करें कैटेगरी में, क्वेश्चन अपने एग्जाम में आया हुआ था। फिर एक स्पेलिंग मिस्टेक से आया हुआ था, आपको बोला था कि बताओ इन चारों में से करेक्ट स्पेलिंग किसके हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है एसेसिनेशन। अब एसेसिनेशन के स्पेलिंग सामने जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ उसको पता ही है, स्टार्टिंग में डबल एस आ जाता है, A-S-S आगे वही NATION आ जाएगा, एसेसिनेशन बन जाएगा। तो एसेसिनेशन के स्पेलिंग तो गलत थे। ब्यूरोक्रेसी की बात करेंगे, ब्यूरोक्रेसी के स्पेलिंग बिल्कुल सही है, आपसे यही पूछा हुआ था। फिलैंथ्रोपिस्ट की बात करेंगे तो PHILAN हो जाएगा, एल के बाद IAN वगैरह नहीं आता, तो इसमें आई को हटाना पड़ेगा, तो ये भी गलत था। पीडियाट्रिशियन की बात करेंगे तो वो PEDIA आ जाएगा ना, फिर आगे ट्रिशियन यही बन जाएगा, तो बच्चों में डॉक्टर होते हैं, पीडियाट्रिशियन इस तरह से करके बोल सकते हो। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी भी गलत था, तो ऑप्शन नंबर बी सही था, वही हमको बताना था। तो इस तरह से इंग्लिश के कुछ बेसिक क्वेश्चंस पे हमने कवर कर लिया। रीजनिंग में हमने एक टॉपिक स्टार्ट करा था जिसका नाम था लेटर सीरीज, आप उसे अल्फाबेटिकल सीरीज भी लेके चल सकते हो। तो उसका डे 1 हमने कल कवर करा था, आज हम एक पार्ट में इसकी और कैटेगरीज कवर करेंगे, और कल के दिन ये जो लेटर सीरीज या अल्फाबेटिकल सीरीज वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन करा है, जो आपको मैंने कल लास्ट टाइम भी कहा था कि एक जो टेस्ट सीरीज आपके लिए बनाई गई है जिसका 99 रुपीज सिर्फ प्राइस रखा गया है, जो भी आपको पढ़ाऊंगा उसका टेस्ट हुआ करेगा। तो जो डे 1 का टेस्ट था वो अपलोड हो गया था, अगर आपने टेस्ट अटेम्प्ट करा था तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भी कितने मार्क्स आए थे। तो स्टार्ट करें आज की इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, आप ट्राई करो क्या आप इसका आंसर बता सकते हो। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, B3CD फिर ब्लैंक है, इस ब्लैंक में क्या आएगा आपको वो बताना था, फिर BCD के साथ 5 है, फिर B6CD आपको देखने को मिल रहा है। अब आपने अगर ट्राई कर लिया तो मैं आपको बताता हूँ। देखो हर जगह आपको कुछ कॉमन देखने को मिल रहा है, वो है B, C और D, ये हर जगह आपको देखने को मिल रहा है। अब नंबर्स की बात कर लेते हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 4 वाला नंबर रहा होगा कहीं ना कहीं पर। BCD तो हर जगह था, है ना। अब बस बात यह कि 3, 4, 5, 6 पैटर्न समझ आ रहा है,
ये 4 लगेगा किसके साथ? अगर मैं यहाँ पे देखेंगे बी के साथ नंबर लगा हुआ था, फिर यहाँ पे डी के साथ लगा हुआ है, फिर से बी के साथ लगा, मतलब सीक्वेंस चल रही है। पहले नंबर बी के साथ लगा, फिर वो जो नंबर है वो सी के साथ लगा होगा, फिर डी के साथ लगा है, फिर से बी की बारी, आगे कुछ होता तो सी की बारी आती। तो ये सीक्वेंस यहाँ पे चल रही थी। जो आंसर है वो BC4D आ जाएगा। तो इस पैटर्न का अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अब आप आराम से कर लोगे अगर आप पहले नहीं कर पा रहे थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ यहाँ पर क्लियर होता है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, लेकिन मैंने डस्टर पता नहीं कहाँ पे रख दिया है, एक बार में डस्टर देख लो, अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही काम चलाते हैं। फिलहाल मिल गया डस्टर में, चलो अब देखो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ ELFA, फिर लिखा है GLHA, फिर लिखा है ILJA, फिर ब्लैंक है और फिर लिखा हुआ है MLNA। आपको बताना है इस ब्लैंक में क्या आ जाएगा। तो कोई बात नहीं, ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। ये क्यों लाया आपके सामने, देखो ये आपको पैटर्न बताने के लिए कि हर बार एक ही अप्रोच से क्वेश्चन मत सॉल्व करो, कभी कभी पैटर्न अलग आ जाता है और आप एक ही अप्रोच के पीछे पड़े होते हो, तो एक ही अप्रोच के पीछे नहीं भागना है। यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो L और A यहाँ पर देखने को मिल रहा है, L और A यहाँ पर भी है, L और A यहाँ पर भी है, L और A यहाँ पर भी है। इसका मतलब यहाँ पे जो 4 अल्फाबेट आएंगे उसमें सेकंड वाला जो लेटर होगा, अल्फाबेट होगा, वो L होगा, लास्ट वाला A होगा। इतनी कंफर्मेशन आपको मिल गई है। अब देखो पहले क्या है, E है, फिर F है, बाकी 2 लेटर कौन से हैं, EF, GH, IJ, यहाँ पे क्या हो जाएगा KL, फिर है MN। तो ABC सीक्वेंस में चल रही है। LA तो हर जगह था, बाकी ABC चल रही है सीक्वेंस में, EF, GH, IJ, KL, MN। कहानी खत्म। आंसर क्या हो जाएगा, KLLA। ये आपके पास आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन भी समझ आ गया। आगे चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। यहां पर क्या लिखा हुआ देखो, MHD, फिर कहा हुआ है EFN, फिर लिखा हुआ है OHC, उसके बाद ब्लैंक आपको देखने को मिल रही है, QFB है। अब इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन भी दिए हुए हैं, ऑप्शन बोल देता हूं मैं, ट्राई करो अपने एंड से। ऑप्शन नंबर A में है MNA, B में है HOP, C में है APC और ऑप्शन नंबर D में है PED। अब इसको ट्राई करो, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न थोड़ा सा अलग आ रहा है। आप पुराने सारे पैटर्न करते जाओगे आपका आंसर आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर क्या पैटर्न लग रहा है वो समझ लो एक बार। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने अगर ट्राई कर लिया, वीडियो पॉज करके फिर वीडियो देखो आगे। MHD आपको पता है M13 नंबर पर आता है, H8 नंबर पर आता है, D 4 नंबर पर आता है। EFN की बात करेंगे, E 5 नंबर पे आता है, F6 नंबर पे आता है, N 14 नंबर पे आता है। अगर मैं इन सभी को ऐड करूं, 13 में अगर मैं 8 ऐड करता हूँ 21, 21 में अगर मैं 4 ऐड करता हूँ, कितना सम आ रहा है, 25 आ रहा है। 14 में 6 ऐड के 20, 20 में 5 ऐड के सम कितना आ रहा है, 25। क्यों 17 नंबर पे आता है, F6 नंबर पे आता है, B सेकंड नंबर पे आता है। 17 6 23 और 2 25। मतलब जो भी अल्फाबेट हमारे पास आ रहे हैं इन सभी का सम कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। तो ऑप्शन में भी कुछ ऐसा होगा जिसका सम 25 आता होगा। अगर मैं M13 नंबर पे आता है, N14 नंबर पे आता है, इन दोनों को ही ऐड करने पे 27 आ गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। H8 नंबर पे आता है, O15 नंबर पे, P16 नंबर पे, ये भी देखो कहाँ पे पहुंच रहा है, ये भी 25 से काफी आगे जा रहा है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। A फर्स्ट नंबर पे आता है, P16 नंबर पे, C थर्ड नंबर पे, 16 3 19 और 1 20, ये भी नहीं हो सकता। P16 नंबर पे आता है, E फिफ्थ नंबर पे आता है, D फोर्थ नंबर पे आता है, 16 4 20 और 5 25। तो हमारे पास ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये पैटर्न भी अगर आपको समझ आ गया है तो अच्छी बात है। अब हम चलते हैं दूसरे पैटर्न की तरफ लेटर सीरीज का, जो आपको कवर करवाना है। फिर कल के लेक्चर में इसी पैटर्न के कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे और एक लास्ट नया पैटर्न जो इसका वो कवर करवा दूंगा। फिर ये वाला टॉपिक खत्म, बस आपको जरूरत है प्रैक्टिस करने की। जो कल वाले क्वेश्चंस थे उसके प्रैक्टिस अपलोड कर दिए पहले टेस्ट में, आज वाले क्वेश्चंस आज के प्रैक्टिस टेस्ट में आपको मिल जाएंगे। और वहां पर देखो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन आप कर रहे हो, उस कोर्स का बेनिफिट ये भी है कि आपका जैसे आप वो कोर्स ज्वाइन करते हो, अपने आप एक ग्रुप में खुद से आप ऐड हो जाते हो। उस ग्रुप में वही एस्पिरेंट होंगे जिन्होंने वो कोर्स ज्वाइन करा होगा, सीरियस एस्पिरेंट्स होंगे। वहां पे कभी भी आप डिस्कशन कर सकते हो, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो। अब जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, C2 फिर ब्लैंक है, फिर X2CC ब्लैंक, XX2 ब्लैंक, C2 ब्लैंक, X ब्लैंक C, इस तरह से है। तो ऐसे क्वेश्चन में जनरली कैसे करते हैं, ब्रेक करते हैं।
हम टोटल काउंट करते हैं ये ब्लैंकेट्स, यानी ब्लैंकेट ग्रुप में डैश को और अल्फाबेट्स या नंबर जो भी मिला के काउंट करो टोटल कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 टोटल आपको सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो 18 को या तो 3-3 के ग्रुप में बांटो, 3 का गैप बना दो, 3 का ग्रुप बना दो, या 6-6 का ग्रुप बना दो, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे करो। लेकिन कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाते हैं, जो गैप बना रहा हूं ना वो कैसे वो आपको समझ आएगा, भी करवाऊंगा, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे बड़े आराम से हो जाएगा, वो समझो कैसे। देखो आपको कुछ कॉमन देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो आपको ये x2 यहाँ पर देखने को मिल रहा है, x2 आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है ना, यहाँ पर C2 आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी C2 आपको देखने को मिल रहा है। तो C2 के आगे यहाँ पर भी ब्लैंक है, C2 के आगे यहाँ पर भी ब्लैंक है, तो वहां पे तो बात नहीं बन पा रही है। लेकिन अगर हम x2 की बात करेंगे, x2 के बाद यहाँ पर देखो x2 है, x2 से जस्ट पहले x आपको देखने को मिल रहा है। अगर वही एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर भी करूं, x2 से जस्ट पहले मैं x लगा दूं पैटर्न पहचानने के लिए, तो x2 से पहले मैंने x खुद से लगा दिया ये वाला, है ना। तो अब देखो मेरे पास क्या आ रहा है, C2xx, एक पैटर्न बन रहा है C2xx। तो अगर मैं C2 यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इधर मैं x लगा दूंगा, तो वो पैटर्न तो यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है C2xx वाला। C2xx के बाद 2 आ रहा है, C2xx के बाद 2 आ रहा है, तो पैटर्न बिल्कुल फॉलो हो रहा है। वैसे अगर मैं करूं xx2 मेरे पास है, उससे पहले मैं अगर 2 लगा दूं, देखो xx2 से पहले 2 था, तो C तो पहले का बना हुआ था, तो यहां पर भी क्या बन रहा है, C2xx2। ये देखो C2xx2 यहां पर भी बन रहा है, C2xx2 यहां पर भी बन रहा है, और C2xx2 यहां पर भी बन रहा है ना। आ रहा समझ, C2xx2 C2xx2 C2xx2, C2xx2 के बाद एक C है, C2xx2 के बाद एक C है, C2xx2 के बाद यहां पर भी C लगा दो। अब हमने जो खुद से ऐड करे वो कौन से ऐड करे, सबसे पहले हमने x ऐड करा है, फिर हमने 2 ऐड करा है, फिर हमने C ऐड करा है, फिर x ऐड करा है, फिर 2 ऐड करो। देखो x2C, x2 कहां पर है, x2C x2 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा, नहीं समझ रहा तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते जाएंगे, समझ आता जाएगा। बस पैटर्न पे ध्यान देने में समझाना क्या चाहता हूँ वो आपको क्लियर हो रहा होगा, क्या समझाना चाहता हूं मैं। इसको हम ब्रेक करके भी कर सकते थे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन की हेल्प से कैसे कर सकते हो। आगे बढ़ते जाएंगे और क्लैरिटी भी आपको होती जाएगी, टेंशन मत लेना कि नहीं समझ आ रहा। अब एक पैटर्न और कराऊंगा, उससे और क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, a डैश b a डैश b b डैश डैश b b डैश, ये आपको देखने को मिल रहा है। अब हम पैटर्न के हिसाब से कर लेते हैं, ठीक है, जो मैं आपको पैटर्न बोल रहा था। टोटल काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 मुझे देखने को मिल रहे हैं। 12 को तो मैं 3-3 के ग्रुप में बांट सकता हूँ, या 4-4 के ग्रुप में, या 6-6 के ग्रुप में, जैसे आपको ठीक लगता है। आपको 3 से आंसर नहीं आ रहा, 4 में बांट लो, 4 में नहीं आ रहा 6 में बांट लो। मैं चलो 4-4 में बांट लेता हूँ, 1 2 3 4, ये मैंने इस तरह से बना दिया, 1 2 3 4, ये मैंने इस तरह से बांट दिया, 1 2 3 4 ग्रुप अलग से बन गया। ये इस तरह से भी करते हैं क्वेश्चंस को। देखो बीबी के बाद डैश है, पहले भी डैश है, बीबी के बाद डैश है, पहले भी डैश है। अगर मैं यहां पर देखूं, सेंटर वाले 2 लेटर बी थे, तो यहां पर भी अगर मैं बी लगा दूं तो पूरा पैटर्न मेरे पास आ गया, ए बी बी ए। तो यहां पर भी ए बी बी ए बी बी ए, तो कहानी खत्म। हमारा आंसर क्या होगा, पहले ब्लैंक में बी, फिर ए, फिर ए, फिर ए, फिर ए, यही आ रहा है। और ये हमें कहां पर देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये होता है ग्रुप में बांटने का तरीका। अगर मुझे 4 के ग्रुप में बांट के आंसर नहीं आ रहा होता, फिर मैं क्या करता, मैं 3 के ग्रुप में बांट के ट्राई करता। इस तरीके से करना होता है, वरना जैसे पहले तरीके से आपको कराया, आप उस तरीके को भी यूज कर सकते हो, उस अप्रोच को भी यूज कर सकते हो। अब कुछ और क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन में है, इन्हें भी कर लेते हैं, ये कैसे करने। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पर, है ना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लाइन ऊपर नीचे होकर डिफिकल्टी हो सकती है। तो देखो क्वेश्चन किस तरह से है, पहले यहाँ पर m है, फिर ब्लैंक है, फिर n, फिर m, फिर m है, ब्लैंक है, n है, m m n ब्लैंक m डैश n n, इस तरह से क्वेश्चन हमारे सामने था।
मैं काउंटिंग कर ले तो टोटल कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है। तो मैं 4 4 4 4 के ग्रुप में बांट लेता हूँ, है ना। तो पहला ग्रुप 1 2 3 4 ये बंट गया, 1 2 3 4 ये बंट गया, 1 2 3 4 ये बांट दिया, 1 2 3 4 ग्रुप बन गया। अब यहाँ पे पैटर्न क्या फॉलो है वो देखना पड़ेगा, है ना, कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ मैं एक बार, चलो कोई बात हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पर क्या है, जो भी क्वेश्चन हमारे सामने है लास्ट में nn देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी अब अगर मैं n खुद से लगा दूं, है ना, यहाँ पर भी मैं n खुद से लगा देता हूँ इस तरीके से, तो यहाँ पर भी n में खुद से लगा देता हूँ, यहाँ पे डबल n है, यहाँ पे भी डबल n है। पैटर्न हमारे पास बन गया डबल m डबल n डबल m डबल n डबल m डबल n डबल m डबल n। कहानी खत्म हो गई। तो ग्रुप में बांटने कितना बेनिफिट आपको मिलता है। जो पहले क्वेश्चन में अप्रोच यूज करी थी, अगर वो कर तो बेस्ट है, अगर नहीं तो ग्रुप में बांट लो, क्वेश्चन बड़ा आसान बन जाता है इस तरीके से। आगे चलते हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। एक बार वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो। कल हम थोड़ी डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे अभी इसमें। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, 7th क्वेश्चन को। वहां पर क्या है, पहले है डैश, उसके बाद क्या है ब्लैंक के बाद है ए, फिर ए बी ब्लैंक सी, ए ब्लैंक, फिर बी बी सी ब्लैंक ए ब्लैंक बी ब्लैंक सी। ये इस तरह से क्वेश्चन हमारे सामने है। अब काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है। 8 दिन को किस हिसाब से बांट सकते हैं, 3 दिन के ग्रुप में या 6 के ग्रुप में। मैं 6 के ग्रुप में बांट लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, पहला ग्रुप ये बन गया। 1 2 3 4 5 6, दूसरा ग्रुप ये बन गया। 1 2 3 4 5 6, तीसरा ग्रुप ये बन गया। अब देखो बड़ा आसान बन गया मेरे लिए। देखो यहाँ पर क्या है, सी यहाँ पर लास्ट में है, सी यहाँ पर लास्ट में, यहाँ पर भी सी लास्ट में है। यहाँ पर सी से पहले डबल बी है। अगर मैं यहाँ पे बी लगा दूं, अगर मैं यहाँ पे बी लगा दूं तो डबल बी सी यहाँ पर आ रहा है, डबल बी सी यहाँ पर आ रहा है, डबल बी सी यहाँ पर भी बन जाएगा। पूरा पैटर्न बन गया, डबल ए डबल बी सी डबल ए। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे एक ब्लैंक और एक्स्ट्रा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट से देखते हैं, डबल बी सी है, डबल बी सी है, डबल बी सी है ना। उससे पहले डबल ए भी है, उससे पहले डबल ए भी है, डबल बी सी से पहले डबल ए भी है। तो पूरा पैटर्न यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है। 3 बार ए हर जगह होना चाहिए, 2 बार बी होना चाहिए। 3 बार ए हर जगह होना चाहिए, 2 बार बी, और लास्ट में सी ऐड हो रहा है। हर जगह यही पैटर्न फॉलो हो रहा था। तो ग्रुप में बांटने से क्वेश्चन कितने मजे से कितने आराम से हो गया, आपको समझ आ रहा होगा। अगर आप में से किन सारे स्टूडेंट जो पहली बार इस तरह के क्वेश्चंस कर रहे हैं, डिफिकल्टी अगर आ रही है, आपने कमेंट सेक्शन में वीडियो देखते ही कमेंट करना है। जब मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ उससे पहले सो दैट मैं वो कमेंट देख सकूँ और मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा सकूँ। अगर समझ आ रहा हो तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन देखो है बड़ा आसान है, पहली बार में समझ आना चाहिए आपको। बी फिर डैश फिर वाई, डैश डैश बी वाई डैश बी डैश वाई टी। मैं आपको सारे ग्रुप पर तरीके से करवा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। ये तो 3 दिन का ग्रुप बना दो, 4 4 जैसे आपको ठीक लगता है। अगर मैं चलो मान के चलो मैं 4 का ग्रुप बना रहा हूँ, ठीक है, आप 3 का भी बना सकते हो। 1 2 3 4 का ग्रुप बना दिया तो कुछ पैटर्न मुझे मिल रहा है, हाँ मिल रहा है ना। इस ब्लैंक को मैं साइड कर देता हूँ। स्टार्टिंग में भी, स्टार्टिंग में भी, स्टार्टिंग में भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बी बी वाई बी बी वाई बी बी वाई बी बी वाई टी बी बी वाई टी बी बी वाई टी। पैटर्न बन गया, कहानी खत्म, आगे जाने की जरूरत नहीं। देखो एक ब्लैंक फिल करने से कितना आसान ये काम बन जाता है। तो किसी भी बेसिक एग्जाम की तैयारी करोगे इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको। डिफिकल्ट एग्जाम होगा तो डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, वो भी हम कवर कर लेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है मैं पूरा नोट डाउन कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि स्पेस थोड़ी वहां पे वो अलग से है। ए ब्लैंक वाई जेड ब्लैंक एक्स वाई ब्लैंक ए एक्स ब्लैंक, फिर z है, फिर a है, फिर x है, फिर ब्लैंक है, फिर z है। अब यहाँ पर देखो क्या है, अब मैं एक काम कर सकता हूँ, जरूरी नहीं मुझे बांटना है, मैं बिना बांटे ट्राई करता हूँ, क्योंकि मुझे हिंट दिख रही है। यहाँ पर हिंट क्या दिख रही है, देखो मुझे यहाँ पर ये ZAX देखने को मिल रहा है ना। तो अगर मैं यहाँ पे z लगा दूं ये भी ZAX बन जाएगा, है ना। और कहीं पे है क्या XYZ, हाँ ठीक है। जब मैंने यहाँ पर भी z लगा दी तो मेरे पास एक पैटर्न और बन रहा है XYZ। तो अगर मैं यहाँ पर x लगा दूंगा तो XYZ XYZ
एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो पूरा पैटर्न अब आपको ध्यान से दिख रहा होगा, ए एक्स वाई जेड, ए एक्स वाई जेड, ए एक्स वाई जेड, ए एक्स वाई जेड। आप 4 के ग्रुप में बांटते तो यही पैटर्न बनना था, बिना बांटे भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। मैं आपको सिर्फ वो समझाने का यहाँ पर ट्राई कर रहा था। एक लास्ट क्वेश्चन आज का रीजनिंग का कवर कर लेते हैं, फिर रीजनिंग के सेक्शन को भी आज यहीं पर खत्म करेंगे। अब रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में लिखूंगा, आपकी मर्जी है, आप वीडियो को पॉज करो, आप दोनों तरीके से करो इसको, एक बार ग्रुप के भी तरीके से भी करो और फिर बिना ग्रुप के भी करना है इसको, ठीक है। ये एन डी ए ब्लैंक, डी ए एन डी और ब्लैंक। अब देखो, हालांकि ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान है दिखने में, आपको लग रहा है बिना बांटे भी आप इसको कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो यहाँ पर क्या है, ये ए एन डी आपको देखने को मिल रहा है ना, ये ए एन डी आपको देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे लगा दूं ए, तो ए एन डी यहाँ पर भी बन रहा है। डी अगर मैं यहाँ पे लगा दूं तो ए एन डी यहाँ पर भी बन रहा है। ए एन लगा दूंगा तो एंड यहाँ पर भी ए एन डी, ए एन डी, ए एन डी, ए एन डी, हर जगह आपको देखने को मिल रहा है ये। तो लास्ट में दोबारा क्या आएगा, ए आएगा, फिर आगे ब्लैंक तो है नहीं, वरना एन डी आता। तो हर जगह एंड आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ लेटर सीरीज का जो है आज का टॉपिक वो खत्म होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेटर सीरीज के साथ। फिलहाल यही कहूँगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, आपकी तरफ से अच्छे रिस्पॉन्स की मुझे ज़रूरत है। क्योंकि देखो, जब मैं पहली वीडियो बना रहा था मुझे लग रहा था नहीं यार कंटेंट तैयार करना, हालांकि कंटेंट तैयार करने में टाइम लगता है, जितना बेस्ट हो सकता है मैं उतना बेस्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ। कंटेंट तैयार करने में सभी सब्जेक्ट्स का 3 से 4 घंटे लग रहे हैं आराम से, क्योंकि पहले कंटेंट तैयार करना है, फिर उसे एक जगह में रखना। क्योंकि मुझे वीडियो बनानी तो मैं हर 30-40 या 3-4 बुक अलग कर दूंगा, 3-4 नोटबुक अलग करूंगा, वो स्क्रीनशॉट अलग करूंगा, वो बड़ा टाइम लगता है। एक नोटबुक में सब कुछ पहले तैयार करना है, कंटेंट को वेरीफाई करना है, सब कुछ करने के बाद वो कौन सी बुक से ले रहा हूँ, कहाँ से ले रहा हूँ, सही भी है, डाटा सही नहीं है, वो सारा कवर करना है मुझे। 3-4 घंटे सिर्फ कंटेंट तैयार करने में लगते हैं। लेकिन पहली वीडियो बनाने के बाद मुझे लगा कि पहली वीडियो में मुझे लग रहा था हाँ 3-4 घंटे लगेंगे वीडियो बनाने में, फिर 1-8 घंटा एडिटिंग में मान लो, बीच में कट करना होगा, इमेजेस डालनी होगी, 1 से 1.5 घंटा उसमें लग जाएगा, फिर वीडियो अपलोड में आधा घंटा लग ही जाएगा। और लेकिन जब वीडियो एडिट होने के बाद प्रोसेस होती है ना, जो भी एडिटिंग करते हैं उनको पता होगा, मुझे लगा था वो प्रोसेस होने में आधे घंटे का टाइम ही लगेगा। लेकिन जब मैं वीडियोस कंप्लीट कर रहा हूँ, क्योंकि अपने एंड से मैं हाई क्वालिटी 4K में वीडियोस बना रहा हूँ, आपके पास जब पहुंचे थोड़ी क्वालिटी कम हो जाती है, क्योंकि एडिटिंग के बाद मैं प्रोसेस कम करता हूँ। तो ये जो वीडियो जो बनती है वो पता नहीं 30 GB की, कितने GB की वीडियो जाके बन जाती है जो वीडियो बनती है वाली, फिर उसको मैं एडिट करता हूँ, फिर जब वो प्रोसेसिंग हो रही होती है, इस प्रोसेसिंग में कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग रहे हैं खाली। तो मतलब पूरा दिन मेरा इसी काम पे निकलता जा रहा है, आप लगाओ हिसाब। तो इसलिए कह रहा हूँ आपके एंड से मुझे शेयर की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, रिस्पॉन्स की ज़रूरत है, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी, बाकी में मुझे कुछ करना है आपके लिए, आपको यहाँ पे पढ़ के मज़ा आ रहा है तो वीडियोज़ को शेयर करते रहना। ये क्लासेस सितंबर 2023 से स्टार्ट कर जा रही हैं। 5 सितंबर से टीचर्स डे उस दिन ये पहली क्लास लगाई गई थी। तो करंट अफेयर्स पे हम सितंबर के मंथ वाले ही करने वाले हैं। तो सितंबर के मंथ के स्टार्टिंग से लेकर करंट अफेयर्स को चलेंगे। आज जो टॉप करंट अफेयर्स हैं वो आपके सामने में डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ सबके एग्जाम में बनने वाला है वो GI टैग को लेकर। अभी हाल ही में भद्रवाह के राजमा की बात करेंगे, या रामबन के सुलाई हनी की बात करेंगे, या असम के चोकवा राइस जिसे मतलब मैजिकल राइस के नाम से भी जाना जाता है, इन सभी को GI टैग मिला है, इसीलिए ये बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। GI टैग किसको मिला है वो पता होने चाहिए, ये पर्टिकुलर किस लोकेशन के हैं वो भी पता होने चाहिए, तीनों एग्रीकल्चर के फील्ड में आते हैं, वो बड़ा बेसिक रहने वाला है। एक पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, महेंद्र सिंह धोनी की बात करेंगे। ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट कर दिया स्वराज ट्रैक्टर्स का। कुछ टाइम पहले आपने वो एक देखा होगा, वो ट्रैक्टर चला रहे थे खेत में, और आज थोड़ी दिन पहले जो अनाउंस कर दिया कि स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर बना दिए गए। फिर जया वर्मा सिन्हा की बात करेंगे। जब आप रेलवे का जो इंसिडेंट हुआ था कुछ टाइम पहले, जब मीडिया को जो भी एड्रेस कर रहे थे, जो भी सारी बातें, जो कुछ भी होता था, इन्फॉर्मेशन जो भी सारी शेयर कर रहे थे, वो ये जया वर्मा सिन्हा ही थे। और इन्हें ही जो है वो पहली ये वुमेन चेयरपर्सन बनने वाली बन चुकी हैं, जो कि हेड कर रहे हैं रेलवे बोर्ड को। जब से रेलवे बना है तब से पहली बार कोई वुमेन चेयरपर्सन जब पे बनाई गई है, तो वो कौन है, जया वर्मा सिन्हा। तो यहाँ से भी एग्जाम में आने के पूरे क्वेश्चन के चांसेस हैं, तो इसको भी अच्छे से कवर कर लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ककरपुर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट को लेकर। क्यों? क्योंकि ये गुजरात में है, गुजरात के ककरपुर जगह में ही है, कैपेसिटी 700 मेगावाट की है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हालांकि पहले भी ये वर्किंग कर रहा था, आपने जो फुल इसकी कैपेसिटी है, फुल कैपेसिटी पे इस प्लांट ने काम करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि ये इंडिया का सबसे बड़ा
खुद का बनाया हुआ न्यूक्लियर प्लांट है, इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। फुल कैपेसिटी में इसने काम करना स्टार्ट कर दिया, गुजरात में है, 700 मेगावाट की कैपेसिटी है। फिर कोलकाता मेट्रो की बात करेंगे, ये अब रिप्लेस करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, स्टील थर्ड रेल को रिप्लेस करके ये एल्यूमिनियम थर्ड रेल लेकर आएंगे। अब ये थर्ड रेल है क्या, जैसे 2 रेल तो पता होती हैं, ये तीसरी एडिशनल रेल होती है, जिसका काम होता है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना, है ना। तो वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए स्टील को यूज कर रहे थे, अब रिप्लेस करेंगे एल्यूमिनियम को, क्योंकि एल्यूमिनियम के बेनिफिट्स हैं इसके कंपैरिजन में, कई तरह के बेनिफिट्स हैं, इसी वजह से एल्यूमिनियम को यूज करने वाले हीट लॉस, फ्रिक्शन वगैरह, इन सभी बातों का ध्यान दिया गया है। तो स्टील को रिप्लेस किससे करें, एल्यूमिनियम से कर रहे हैं। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। उसके बाद मुख्यमंत्री निशुल्क या फिर सीएम निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम की बात करेंगे। राजस्थान में पहले से चलती आ रही थी, दोबारा से स्टार्ट करेगी सीएम गहलोत, वहाँ के जो है अशोक गहलोत के द्वारा, और इसके अकॉर्डिंग से हर महीने वहाँ के जो भी रजिस्टर्ड हैं वुमेन, जो भी फैमिलीज हैं, जैसे 10 मिलियन के करीब करीब में, तो उन्हें हर महीने फ्री का ये फूड पैकेट्स पहुँचते हैं। फूड पैकेट में होता है जैसे चने की दाल होती है, चीनी का पैकेट होता है, नमक का पैकेट होता है, 1 लीटर सोयाबीन तेल होता है, जैसे हल्दी होती है, कुछ 100 ग्राम की हल्दी होती है, 100 ग्राम का धनिया पाउडर होता है। ये इस तरह की कुछ 8-10 चीज़ें जो है हर मतलब 10 लाख बोरों में, मतलब 1 करोड़ के करीब फैमिलीज को वहाँ पे मिलती है। इस तरह से आप समझ सकते हो, हर महीने मिलती हैं। जो राशन की शॉप होती है वहाँ पे जाके मिल जाती है, जो भी रजिस्टर होगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज के करंट अफेयर्स में आपको बताए हैं, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यही आपसे मैं यहाँ पे शेयर करता जा रहा हूँ, और आने वाले टाइम पर और भी आपसे करता जाऊंगा। फिलहाल आज करंट अफेयर्स में इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिएगा अभी तक शेयर नहीं करा है तो, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लग रही है। हिस्ट्री में जब हम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पढ़ रहे थे, वहाँ पे पुर्तगालियों का हमने पढ़ लिया था, फिर मैं डच यानी कि नीदरलैंड्स वालों को भी पढ़ लिया। आज हमने करना है ब्रिटिश का, और कल की वीडियो में फ्रेंच और डेन्स का भी कवर कर लेंगे। देखो, अगर हम ब्रिटिश या फिर इंग्लिश लिखा होता है, ब्रिटिश लिखा होता है, एक ही बात रहने वाली है। पुर्तगालियों की तरफ से पहला बंदा कौन आया था आपको बताया, डच की तरफ से आया था कौन बताया। अब अगर हम इंग्लिश की बात करेंगे, जो ऑफिशियल लिखा होता है, ऐसे तो आप सर्च करोगे कि अलग अलग जगह पे तो अलग अलग नाम देखने को मिलेंगे, लेकिन जो ऑफिशियल रिकॉर्ड रहता है वहाँ पर जो मेंशन करा गया वो ये कहा गया है कि जॉन मिल्टन हिल पहला था जो कि इंडिया में आया था, है ना, ट्रेड के पर्पज से या पता लगाने के पर्पज से, जो भी है। 1599 का वो टाइम दिया जाता है। और जॉन मिल्टन हिल के बारे में ऐसे कहा जाता है कि पहला अंग्रेज जिसकी कब्र मतलब यहाँ पर बनाई गई है, वो भी ये जॉन मिल्टन हिल ही था। क्योंकि 1500 पता नहीं 1603 में 1605 का ऐसा कुछ टाइम पीरियड था जब इसकी यहाँ पे डेथ हुई थी, तो यहीं पे अजमेर साइड में दफनाया गया था, इस तरह से करके जॉन मिल्टन हिल के बारे में कहा जाता है। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला, बट आपकी अवेयरनेस के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये भी कहा जाता है इस तरह से। अब होता क्या, देखो, जब जॉन मिल्टन हिल यहाँ से जाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पे जाके बताता है कि इंडिया में इतना इतना बेनिफिट मिलने वाला है, पुर्तगाली वैसे भी बेनिफिट वहाँ पर उठा ही रहे थे। तो वहाँ पे जाके तो एक कंपनी बनाते हैं, पहले नाम अलग होता है, फिर उसका नाम चेंज करके क्या रखते हैं, गवर्नर्स एंड मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडिया। हम बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। तो स्टार्टिंग में वो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, जैसे हमने बोला कि ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी या डच की ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसमें इंडिया ने फॉर्मली जिसने रूल भी करा है ना, जिसका मतलब काफी टाइम तक दबदबा यहाँ पे बना हुआ था, वही ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करूँ। स्टार्टिंग में नाम क्या था, स्टार्टिंग में नाम था गवर्नर्स एंड मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडिया, ये इनका नाम हुआ करता था। और उस टाइम पे क्वीन एलिजाबेथ वन हुआ करती थी। अब ये जो क्वीन एलिजाबेथ वन है, इसके भी खुद के शेयर थे इस कंपनी में, तो अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो क्वीन एलिजाबेथ वन को भी प्रॉफिट वहां पर देखने को मिलेगा। तो जब ये परमिशन मांगते कि हाँ हमें वहाँ पे ईस्ट वाले साइड में जाना है, यानी कि इंडिया की बात कर रहे हैं, उनके हिसाब से ईस्ट में आता है इंडिया, तो हमें वहां पर जाके ट्रेड करना है, तो हमें परमिशन चाहिए। तो यहाँ पे चार्टर्ड साइन कर जाता है 31 दिसंबर 1600 को, और परमिशन दे दी जाती है कि आप हाँ जाइए, और आप जाकर तो वहाँ पे ट्रेड वगैरह कर सकते हो, जो भी आपको करना है वहाँ पे जाके कर सकते हो। 15 सालों तक आपको इनको मोनोपोली दी जाती है, 15 ईयर्स तक, मतलब 15 साल तक हमारे ब्रिटेन से या ब्रिटिश की बात करें या इंग्लिश की बात करेंगे, यहाँ से कोई दूसरी कंपनी वहां पर नहीं आने वाली है, आपको ही जाके ट्रेड करना है। 15 साल तक हम आपको छूट देते, परमिशन देते हैं। तो ये क्वीन एलिजाबेथ वन के द्वारा चार्टर साइन करके परमिशन दी जाती है। तभी तो हम कहते हैं कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि 1600 में परमिशन मिलती है इनको। तो नाम हालांकि उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं होता, उस टाइम नाम होता गवर्नर्स एंड मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडिया। ये कहानी समझ आ गई। अब इसको थोड़ा सा और कवर करते हैं, क्योंकि 15 साल का इनको टाइम दिया था पहले कि तुम 15 साल तक ट्रेड कर सकते हो, कोई और कंपनी नहीं आएगी। बाद में जब 1609 में अब जो दूसरा बंदा आ गया, किंग जेम्स वन का टाइम पीरियड चल रहा है,
तो किंग जेम्स वन ये इसको इनफाइनाइट टाइम तक आगे एक्सटेंड कर देता है, कहता नहीं 15 साल क्यों, तुम्हें जब तक करना है ट्रेड करो, कोई दूसरा नहीं आने वाला है। तो जब ये वाली परमिशन मिल जाती है, क्योंकि ये ऑलरेडी बेनिफिट उठा रहे थे, हालांकि स्टार्टिंग के सालों में कुछ इतना बेनिफिट नहीं उठा पाए थे, परमिशन ही ले रहे थे, लेकिन लास्ट में जब मैंने आपको कहा पुर्तगाली 3 महीने में बेनिफिट उठा के ले गए थे कितना सारा, तो ये भी तो बेनिफिट लेंगे ही लेंगे। तो ये भी जब बेनिफिट लेके जा रहे थे तो वहाँ की जो छोटी मोटी कंपनीज और भी तैयार हो रही थी, उन्हें था कि हाँ हमें भी कुछ टुकड़ा मिल जाए वहाँ पे कुछ ट्रेड वगैरह करने के लिए। तो वहाँ पे कोर्ट वगैरह में चक्कर लगा रहे थे, लेकिन ये थे बड़े चालाक, हर एक तरीका अपना के तो वहाँ पे आपको डिफेंड कर लेते थे। लेकिन फाइनली ऐसा हुआ था कि 1698 में एक और कंपनी वहाँ पर आई थी जिसका नाम था इंग्लिश कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। ये वाली कंपनी थी, हालांकि कुछ कर नहीं पाई, और फाइनली जाके लास्ट में 1700 या 1709 में क्या होता है, जो पुरानी वाली कंपनी थी और ये वाली कंपनी थी, इनको मर्ज कर दिया जाता है, एक कंपनी बना दिया जाता है, और उस एक कंपनी का नाम होता है द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। इस तरह से उस कंपनी का नाम रहता है, जिसको हम जनरली वे में क्या बोलते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्मेशन एक अकेली कंपनी नहीं थी, पहले ये वाली कंपनी थी, फिर दूसरी कंपनी एक, और बाद में, क्योंकि आपको वहाँ के कोर्ट तो सारे पहुंच गए थे, चाहे टाइम आपको एक्सटेंड किया हुआ था, लेकिन जब परमिशन मिलती दूसरी कंपनी को, दूसरी कंपनी भी यहाँ पे एंट्री करती है, लेकिन बाद में दोनों को यहाँ पे कह सकते हो कि दोनों को कंबाइन मर्ज कर दिया जाता है और नई कंपनी बनाई जाती है, और उसको हम फेमस जो उसका नाम था वो क्या रहता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम रहता है। अब हम आगे चलते और कवर कर लेते हैं। यहाँ पर देखो होता क्या है, कैप्टन विलियम हॉकिंस को भेजा जाता है, जैसे वहां से वास्को ड गामा था, लीडर था, कैप्टन बन गया था, वैसे यहाँ पे बात करें कैप्टन विलियम हॉकिंस का टाइम पीरियड होता है। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस, पहले कैप्टन नाम नहीं होता, कैप्टन नाम बाद में बढ़ता है, पहले नाम होता है विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस की बात करेंगे, ये यहाँ पर इंडिया की तरफ आते हैं, जब आते हैं तो कौन सी शिप होती है, हेक्टर बोल लो या रेड ड्रैगन नाम भी होते हैं। तो ये जो शिप है इसके मतलब इसको ये कमांड कर रहे होते हैं, इसके मेन लीड कर रहे होते हैं, तो ये इंडिया की तरफ आते हैं और सूरत में पहुंचते हैं कब, 1608 में। कंपनी कब बनी है, 1608 में, जाके अभी स्ट्रगल ही करने लगा हुआ हिसाब। सूरत में एंट्री होती है 1608 में, और इंडिया में जहांगीर का टाइम पीरियड चल रहा था, मुगलों का टाइम वहां पर चल रहा था। तो मुगलों के दरबार में, यानी कि जहांगीर के दरबार में कब आते हैं, 1609 में आते हैं। जब जहांगीर के दरबार में 1609 में आते हैं, और पर्पस ये था कि क्योंकि मुगल्स के यहाँ पे शासन चल रहा है और परमिशन लेना जरूरी है, परमिशन लेके ही हम कुछ काम कर सकते हैं, बिना परमिशन के कैसे काम कर लेंगे। तो परमिशन लेने के लिए जहांगीर के दरबार में आता है कौन, कैप्टन विलियम हॉकिंस। कब आता है, 1609 में। एग्जाम में जनरली क्वेश्चन बनता है, आपको पता होना चाहिए, समझ गए हो। तो जहांगीर के दरबार में आते हैं और जहांगीर के लिए कई तरह के गिफ्ट्स लेकर आते हैं इम्प्रेस करने के लिए। फिर जहांगीर से जो जहांगीर लैंग्वेज जानता है, तुर्की हो गया, पर्शियन या फारसी लैंग्वेज बोलो, उसी लैंग्वेज, वही लैंग्वेज जो है ये विलियम हॉकिंस सीख कर आता है, सो दैट मैं इम्प्रेस कर सकूं। और फिर जहांगीर इतना इम्प्रेस होता है कि अपने ही दरबार में उसे जगह देते थे, 2 साल तक उसे सैलरी भी देता है, कुछ अलाउंसेस वगैरह भी देता है। और 2 सालों तक कैप्टन विलियम हॉकिंस मतलब डिप्लोमेसी इतनी होती है कि वो हर बार ट्राई करता है मनाने के लिए कि हाँ हमें फैक्ट्री ओपन करनी है, परमिशन दो, सूरत में फैक्ट्री ओपन करनी है। जहांगीर कुछ हद तक इम्प्रेस भी हो जाता था, हाँ हमें आपको मैं ओपन करने के लिए परमिशन दूंगा, लेकिन आप लगाओ हिसाब, पुर्तगाली तो 1500 में जाके, 1498 में जाके तो पहुंच गए थे। इतने सालों से वो यहाँ पे रूल वगैरह कर रहे हैं, जैसे ट्रेड वगैरह कर रहे हैं। इवन जो पानी वाले इलाके में ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर आए थे, जो समुद्र वाला एरिया था, ओशन था, वहां पर भी उन्होंने अपना कंट्रोल करा हुआ था। तो वो कैसे चाहेंगे कि जब वो इतना बेनिफिट उठा रहे, कोई दूसरी कंपनी, कोई दूसरा नेशन आए वहां पर और वो जाके बेनिफिट देना स्टार्ट कर दे। तो पुर्तगालियों की और इंग्लिश की बात करेंगे, इनकी इंडियन ओशन वाले रीजन में कई सारी लड़ाइयाँ हुई हैं। कुछ लड़ाइयों में पुर्तगाली जीत जाते थे, और कुछ लड़ाइयों में क्या होता था, ये ब्रिटिश जीत जाते थे। तो ये आपस में लड़ाइयाँ करते जा रहे थे, इंडियन ओशन वाले एरिया में, उस रीजन में लड़ाइयाँ वगैरह करते जा रहे थे। ये भी आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि बड़े आसानी से यहाँ तक पहुंच गए थे, कई सारे लोग मारे भी जा चुके थे यहाँ तक पहुंचते पहुंचते, और इस तरह की लड़ाइयाँ चल रही थी। और जब जहांगीर को लगता है कि हाँ परमिशन देनी है, तो वहां से पुर्तगालियों का प्रेशर आ जाता था। तो पुर्तगालियों के प्रेशर की वजह से क्या हो रहा था, जहांगीर परमिशन नहीं दे पा रहा था। तो इस तरह से आपको ये बातें पता होनी चाहिए। और 1611, 2 साल तक वो ट्राई करता रहा। कैप्टन विलियम हॉकिंस की बात करूंगा, कुछ नहीं हो रहा था। मैंने आपको कहा ना पहले नाम विलियम हॉकिंस था। कैप्टन का टाइटल किसने दिया, इम्प्रेस होकर जहांगीर ने ही कैप्टन का टाइटल दिया था, तभी हम बोलते कैप्टन विलियम हॉकिंस। पहले नाम विलियम हॉकिंस था, तो कैप्टन टाइटल किसने दिया ये भी पता होना चाहिए, जहांगीर ने टाइटल दिया था। तो 1611 तक जब कुछ हो नहीं रहा, तो विलियम हॉकिंस वापस जाते हैं अपने तरफ जहाँ से वो आए थे, तो ये हो जाता है। लेकिन दोबारा से आते हैं। अब दोबारा से कब आते हैं, 1612 में। इस बार खुद नहीं आते, बड़ा फेमस वहां का कैप्टन होता है, कैप्टन का नाम होता है कैप्टन बेस्ट। उस कैप्टन बेस्ट को साथ में लेकर आते हैं, और इस बार जो शिप में आते हैं उसका नाम होता है ड्रैगन।
अब ये होता क्या है, स्वाली जो कि सूरत की साइड की हम बात करें वहां पे रहता है, वहां पे एक लड़ाई होती है, इसे बैटल ऑफ स्वाली भी कहा जाता है 1612 में। यहाँ पे कैप्टन बेस्ट जो है पुर्तगालियों को बुरी तरह से हरा देता है। अब पुर्तगालियों को बुरी तरह से हरा दिया, जहांगीर को समझ आता नहीं, मतलब ये पुर्तगाल इतने टाइम से यहाँ पे रूल वगैरह कर रहे हैं, इतने टाइम से यहाँ पे ट्रेड वगैरह कर रहे हैं, और यहाँ उनके यहाँ पे होने के बाद, सेट होने के बाद उनको हरा दिया गया, तो हाँ कुछ तो बात है। और जो प्रेशर आ रहा था कि पुर्तगालियों की तरफ से फैक्ट्री नहीं ओपन करने देनी है, वो प्रेशर वगैरह भी खत्म हो गया था, क्योंकि पुर्तगाली यहाँ पर हार रहे थे। तो कैप्टन बेस्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर रहा था। तो 1613 में, उसके एक साल के बाद 1613 में जहांगीर जो है वो फरमान जारी करके परमिशन दे देता है कि हाँ तुम सूरत में फैक्ट्री लगा सकते हो, और 1613 में अपनी सूरत में फैक्ट्री लगा देते हैं। अंग्रेजों की बात करेंगे, फैक्ट्री में मतलब वो सारा वगैरह सामान अपना वहां पर रखना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह से आप कह सकते हो वहां से सारा कंट्रोल वगैरह करते हैं। तो ये देखो, मतलब ब्रिटिश ने भी यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया। ये भी वही है, मसाले हो गए, अफीम हो गया, या फिर साल्ट हो गया, टी चाय वगैरह इतने यहाँ से लेके जाते हैं, मतलब कि वहाँ पे पहले महंगा था, सब कुछ सस्ता होना स्टार्ट हो गया था। ये भी सब कुछ यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे थे, कच्चा माल एक्सपोर्ट कर रहे थे। फाइनली पहले हमने बात की कि कैप्टन विलियम हॉकिंस 1609 में आया था, फिर उसके बाद किंग जेम्स वन के टाइम पीरियड चल रहा होता है, वो एक और बेचता है, किसको, सर थॉमस रो, सर थॉमस रो को भी बेचता है। और सर थॉमस रो भी यहाँ पे आता है जहांगीर के दरबार में, परमिशन लेता है। और क्योंकि सूरत ने ये कहता है कि हमें बाकी एरियाज में, जो मुगल एम्पायर का जो बाकी एरिया है, हमें वहां पे भी रूल करना है, हमें रूल नहीं करना, ये नहीं बोलता हमें वहां पर भी ट्रेड करना, उसकी परमिशन दो। तो परमिशन लेने में सक्सेसफुल भी बन जाता है। तो ये 1615 में एंट्री हुई थी। तो कौन दो आए थे ब्रिटिश इसके जहांगीर के दरबार में, कैप्टन विलियम हॉकिंस 1609 में, और सर थॉमस रो 1615 में। दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। और इस तरह से फिर एक साल के बाद 1616 में ये मसूलीपट्टनम में भी अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर देते हैं। ये क्लियर हो गया। अब आगे चल रहा होता है, ये बंगाल की तरफ भी नजर बना के रखे होते हैं, वहाँ का जो एरिया वो बड़ा इंपॉर्टेंट था इनके लिए, लेकिन वहां पे पहुंच नहीं पा रहे थे। लेकिन होता क्या है, 1639 की बात करें, से कुछ टाइम पहले बंगाल की तरफ से खुद ऑफर करा जाता है कि आप हमारे यहाँ पर आके ट्रेड करो, बस हमें किराया देते रहो, महीने का या साल का जो भी पैसा वगैरह बनता है, इस तरह से, क्योंकि उनको भी अपना प्रॉफिट चाहिए था। तो ये जो चाह रहे थे, उनको खुद ही परमिशन मिल गई, ये वहां पर जाते हैं बंगाल में, और धीरे धीरे करते करते वहां पर भी रूल करना स्टार्ट करेंगे। 1639 में इनको मद्रास किराए पर दे दिया जाता है, यानी चेन्नई वाले साइड की बात करूंगा। वहां पर ये क्या बनाते हैं, फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाते हैं, वहां पे किला बना देते हैं। क्या नाम है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। किलाबंदी कर देते हैं पूरी तरीके से। अंदर तो ये मतलब गोलियां वगैरह, बारूद वगैरह, ये सब कुछ भी रखते हैं, किसी को पता नहीं होता, लेकिन ये अपने सेफ्टी के लिए वो सब कुछ भी रखते हैं, क्योंकि अगर हम हमारे खिलाफ कोई बोलेगा तो हम उसको ठीक भी करेंगे, ये सोच के साथ भी चले हुए थे, समझ गए। तो अपना सामान तो स्टोर करते ही करते थे, लेकिन साथ में ये सब कुछ भी है वहां पे स्टोर वगैरह कर रहे थे। और फोर्ट सेंट जॉर्ज को व्हाइट टाउन के नाम से जाना जाता था। और इसी फोर्ट सेंट जॉर्ज को ये अपना हेडक्वार्टर बना देते, कहाँ का, साउथ इंडिया का इसको हेडक्वार्टर बना देते हैं। तो ये साउथ इंडिया में इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बना दिया, लगा लो हिसाब, ये कहाँ पे, व्हाइट टाउन में बना दिया। और आज के टाइम पे यहाँ पर क्या है, आज के टाइम पे तमिलनाडु की लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, और भी इस तरह के कई सारे इंपॉर्टेंट हाउसेज आपको वहां पर देखने को मिलेंगे आज के प्रेजेंट टाइम में। फिर 1651 में क्या हुआ, ये हुगली में यानी कि बंगाल वाली साइड में, अभी हमें पहले आपको क्या था, बंगाल वाली साइड में अभी इनकी एंट्री होती है, ठीक है। तो फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं हुगली में, क्योंकि परमिशन मिल गई है बंगाल वगैरह वाली भी। फिर बाद में क्या होता है, ये सुट्टानाटी, गोविंदपुर, कहीं पे कालीकाटा, कहीं पे कोलकाता लिखा होता है, इन सभी को मिला के मर्ज करके, 3 विलेजेस है बड़े बड़े, इनको मर्ज करके कलकत्ता बना देते हैं। और उसी कलकत्ता में क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे मद्रास में बनाया था ना फोर्ट सेंट जॉर्ज, कलकत्ता में फोर्ट विलियम बना देते हैं, ये समझ गए। तो फोर्ट विलियम की बात करेंगे, वो तो साउथ इंडिया का हेडक्वार्टर, क्योंकि चेन्नई की साइड में आ रहा है, ये कलकत्ता है, तो कलकत्ता को ईस्ट इंडिया का हेडक्वार्टर बना देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो किला बना है फोर्ट विलियम, इसको हेडक्वार्टर बनाते हैं ईस्ट इंडिया का। 2 हेडक्वार्टर में बना दिए, बॉम्बे को वैसे भी मिल गया था, आने वाले टाइम को समझ जाएगा, तो कंट्रोल ये पूरी तरीके से कर ही रहे हैं। और ये जो कोलकाता का जो फोर्ट विलियम की मैं बात करूँ, यहाँ पे जो इन्होंने हेडक्वार्टर बनाया था ईस्ट इंडिया का, आने वाले टाइम पे एक इंसिडेंट बताऊंगा, ब्लैक होल वाला इंसिडेंट हुआ था। वो ब्लैक होल वाला जो इंसिडेंट है, वो इसी फोर्ट विलियम में होता है, इसी के कमरे में हुआ था वो वाला इंसिडेंट। और इसी के साथ आज के टाइम पे यहाँ पर क्या है, इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर हैं, जो ईस्टर्न कमांड है उसके हेडक्वार्टर यहीं पर है, इसी साइड पर है प्रेजेंट में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो फाइनली करते करते इनको अब क्या है, 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है। और औरंगजेब का जो रूल है वो बड़ा खतरनाक चल रहा था, उसी तरह से डर भी रहे थे ये, अंग्रेजों की बात करेंगे। लेकिन 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है, तो उसके उनका डर ही खत्म हो गया। जो छोटे मोटे रूलर हैं उनको ये मानते नहीं है, उन पर प्रेशर डालना स्टार्ट करते हैं। और 1717 में जाके फारूक शाह का टाइम होता है, और फारूक शाह एक फरमान ऑफिशियली जारी कर देते हैं।
और इस फरमान के बाद क्या होता है, इनकी सारी टेंशनें खत्म हो जाते हैं, कई तरह के राइट्स इनको मिल जाते हैं, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट आराम से कर सकते हैं, कई तरह के टैक्स इनको नहीं लगेंगे, सिक्योरिटी इनको मिलेगी। तो फारूक शियार इस तरह का फरमान जारी करता है। अब ये अंग्रेज जो है एक तरह से आप कह सकते हो तसल्ली से बैठ के अब आराम से रूल करना ये स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि फैक्टर तो लगा ही रहे थे, फैक्टर लगाने के साथ साथ ट्रेड करने के साथ साथ ये रूल भी करते हैं इंडिया के हालात को देखकर। ये कहानी आपको समझ आ रही है, बस फिलहाल इतना ही रखेंगे, बाकी इनकी भी लड़ाइयाँ भी करवानी है, ठीक है, कि इंग्लिश पुर्तगालियों से लड़ाई कर रहे थे तो फिर भी ये इस्टेब्लिश कर बैठे क्यों, क्या हुआ आखिरकार ऐसा कि पुर्तगाली कुछ नहीं कर पा रहे थे, डच भी तो थे वो कुछ क्यों नहीं कर पा रहे थे, जब इतना कुछ ये अपने किले वगैरह बना रहे हेडक्वार्टर बना रहे तो वो क्या नहीं कर पा रहे, फ्रेंच भी आएंगे तो फ्रेंच क्यों नहीं इनसे लड़ पाए थे। वो सारी डिटेल्स आने वाले टाइम पर आपको मिलेंगी। फिलहाल इंग्लिश को आपको समझ आएगा कैसे ये आए थे, पूरी कहानी आपको समझ आई, कंपनी बनती है, ट्रेड की परमिशन मिलती है, अलग अलग बंदे आते हैं जहाँ के दरबार में परमिशन लेते हैं, परमिशन मिलती है, कुछ लड़ाई करनी पड़ती है, कुछ डिप्लोमेसी से परमिशन लेते हैं, फिर अपने अपने किले बनाते हैं अलग अलग जगह पे, वहाँ पे हेडक्वार्टर बना देते हैं, लास्ट में फारूक शाह फरमान भी जारी कर देता है जो इनको चाहिए था राइट्स, वो राइट्स भी इनको मिल जाते हैं। इसी के साथ हिस्ट्री का ये वाला क्वेश्चन आज खत्म करेंगे। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आज का टॉपिक होगा हिस्ट्री का जो पहले पढ़ा है, जो भी मैं आपको इन लेक्चर्स में पढ़ा रहा हूँ इन सभी के आपको एमसीक्यू भी मिल रहे हैं, इन सभी का टेस्ट भी आपका अपलोड होता जा रहा है सेम डे में। तो कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिलेगा कोर्स का, वो आप ज्वाइन कर लो। आपको हिस्ट्री पढ़ाइए, हिस्ट्री के एमसीक्यू मिल जाएंगे, इंग्लिश पढ़ाए, इंग्लिश के एमसीक्यू मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स के एमसीक्यू मिल जाएंगे, मैथ है, रीजनिंग है, उनके एमसीक्यू मिल जाएंगे, सब कुछ उसी आपको मिल जाएगा। जो पुराने लेक्चर है उनके भी आपको वहाँ पे एमसीक्यू मिल जाएंगे, वो क्विज के फॉर्मेट में होंगे, आप वहाँ पे रैंकिंग चेक कर सकोगे, अपने आप एक ग्रुप में ऐड हो जाओगे, तो वो जरूर ज्वाइन कीजिएगा अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, अपना लेवल भी चेक करना चाहते हो, जो आपको पढ़ा वो समझ आया नहीं आया वो टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हो तो फिलहाल वीडियो को शेयर कीजिए। मैथ में एलसीएम और एचसीएफ के बेसिक्स तो हमने सीख लिए कि एलसीएम कैसे निकालना है, एचसीएफ कैसे निकालना है, चाहे नंबर जैसा मर्जी हो, वो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, डेसिमल की फॉर्म में, जैसा मर्जी हो, वो हमने अच्छे से सीख लिया और आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे दिए थे मैंने। अब आज जो है कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, इस तरह के और भी स्टेटमेंट आएंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर कैटेगरी को लेकर मैं आपके सामने क्वेश्चंस ला रहा हूँ जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसकी जो सबसे बेसिक कैटेगरी है वो ये वाली है, वो भी कवर कर लेंगे, जो आजकल क्वेश्चन होते हैं वो वाली कैटेगरी भी कवर कर लेंगे। इस कैटेगरी में पर्टिकुलर कुछ फॉर्मूला उसके लिए आपको पहले पता होने चाहिए। जैसे एक बड़ा कॉमन सा फॉर्मूला जो आप सभी को पता होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना। ये बड़ा कॉमन सा फॉर्मूला है, एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करो, जो भी दो नंबर है उसके प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा। तो अब यहाँ पर देखो, एक तो ये फॉर्मूला हमने यूज करना है, ये रहा एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एक हमने यूज करना है ये वाला एचसीएफ को जब आप रेशो से मल्टीप्लाई करोगे तो वो एलसीएम के बराबर आ जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं जो आपके काम आने वाले हैं, एक ये मैंने आपको बताया, एक ये बताया, फिर एक पेयर बेस्ड क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होते हैं। जैसे कोई पेयर आपको निकालना है, किसी क्वेश्चन में आपको सम दिया हुआ है और एचसीएफ आपको दिया हुआ है, उस केस में आपको पेयर निकालने हैं, तो पेयर कैसे निकालोगे, सम डिवाइडेड बाय एचसीएफ। अब इस बार आपको सम नहीं दिया हुआ, आपको इस बार एलसीएम और एचसीएफ दे दिया, आपको पेयर निकालने, तो पेयर कैसे निकालेंगे, एलसीएम डिवाइडेड बाय एचसीएफ। जो मर्जी हो एचसीएफ हमेशा नीचे आ रहा है, अगर क्वेश्चन में एलसीएम दिया तो एलसीएम ऊपर लिख दो, अगर सम दिया हो तो सम ऊपर लिख दो। इस तरीके से ये फॉर्मूला याद कर लेना। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, कोई भी आपको अगर रेशो दी होगी या कोई भी पेयर आपने इस तरह का पेयर उठा लिया, कोई भी रेशो है, जैसे मान लो कोई भी नंबर हमारे पास 4:3 है ना और एचसीएफ 45 है, तो अगर आपको वो नंबर निकाले कौन से एचसीएफ को इनसे मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास नंबर आ जाएंगे। या कोई पेयर ही दिया हुआ है इस तरह से, तो एचसीएफ को पेयर से मल्टीप्लाई करो, आपको वो नंबर मिल जाएंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको फिलहाल समझने हैं, अगर नहीं समझ आ रहे जब मैं अप्लाई करेंगे तब क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लो, इनको नोट डाउन कर लो अगर आप कहीं पर भी नोट्स बना रहे हो। और उम्मीद करता हूँ इसके जो पहले वाले क्वेश्चन थे वो सारे आपने प्रैक्टिस कर लिए होंगे। पहला क्वेश्चन बड़ा आसान, बड़ा बेसिक सा है, कहा जा रहा है एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 5। दो नंबर है उनका एचसीएफ किसके बराबर है। अब जिसको भी प्रॉब्लम आती है ना स्टेटमेंट में, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाएगा, सारे फॉर्मूला आपके दिमाग में होने चाहिए और आपको देखना है मुझे क्वेश्चन में दिया क्या क्या हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। फिर एलसीएम भी दिया हुआ है, एलसीएम कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। वन ऑफ द नंबर इज 15,
फर्स्ट नंबर मतलब एक नंबर भी आपको दिया हुआ है 15 है, दूसरा नंबर निकालना है, तो हमारे पास फॉर्मूला हमको पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर को मल्टीप्लाई करो, एलसीएफ एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगा। तो एलसीएम भी है, एचसीएफ भी है, एक नंबर भी है, दूसरे नंबर तो हम आराम से निकाल ही सकते हैं, है ना। जैसे इस क्वेश्चन में 4 टर्म्स आपको देखने को मिल रही है, अगर 3 के बारे में पता, चौथे आप आराम से निकाल सकते हो। तो क्या करेंगे, एलसीएम की जगह 60 लिख दो, मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है, पहला नंबर पता है, दूसरा नंबर नहीं पता, दूसरा नंबर निकाल देंगे। अब आपको बेसिक मैथमेटिक्स में बताया हुआ इस तरह के स्टेटमेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। अब ये 15 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, है ना, 15 यहाँ पे डिवाइड में आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, 5 को मल्टीप्लाई करो 1 से 5, 5 को करो 3 से 15, 3 को 1 से करो और 3 को 20 से करो, तो सेकंड नंबर हमें मिल गया 20। यहीं पर ये वाला क्वेश्चन जो है खत्म हो गया। एक बार फिर से बोलूंगा, अगर यहाँ पे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, बेसिक मैथमेटिक्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके बेसिक कराया हुआ मैथ का कैलकुलेशन सिखाई है, वो वीडियोस जाके जरूर देख लेना, साथ साथ में वो वाली वीडियोस भी देखते जाओ। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हालांकि लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके भी आप उसको ज्वाइन कर लेना, क्लासेस वो वाली देख लेना। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे बोला हुआ प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज 216। दो हमारे पास प्राइम नंबर हैं, उनका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 216। प्राइम नंबर है दो, मतलब हमें सीधा प्रोडक्ट दिया हुआ है इस बार, ठीक है। कोई भी दो नंबर हैं, उनका प्रोडक्ट दे दिया है 216। एचसीएफ दिया हुआ हमको कितना, एचसीएफ दिया हुआ 3, तो बताना है एलसीएम कितना हो जाएगा। फॉर्मूला वही है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट। तो एलसीएम हमको पता नहीं, एचसीएफ तो पता है, और प्रोडक्ट इस बार सीधा उसने प्रोडक्ट ही दिया हुआ है, नंबर की बजाय पूरा प्रोडक्ट ही हमको दे दिया है। तो कहानी तो आसान है, 216 अपॉन 3 करेंगे, 3 को 7 से करेंगे 21, 3 को 2 से करेंगे 6, तो एलसीएम हमारे पास 72 आ जाएगा काटने के बाद। तो ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा आसान था। ये सारे वो क्वेश्चन है जो इसके बेसिस पर हो रहे हैं, और आजकल ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, बड़े कम चांसेस को, जैसे बिल्कुल ही बेसिक तरह का एग्जाम होगा तो वहां पे क्या पता आ जाए वो भी घुमा फिरा के, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन अब आते नहीं है। हाँ, लेकिन इसकी एप्लीकेशन आ जाएगी, जैसे इसको आगे मैं यूज करूंगा, देखना। जैसे एक क्वेश्चन में आपके सामने स्क्रीन में और चल रहा होगा, वो मैं आपको बताना भूल गया। क्वेश्चन देखो सामने स्क्रीन में, वीडियो को पॉज करके आप उसको ट्राई भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन क्या आपसे हो रहा है, क्वेश्चन कहाँ गया, सामने आ नहीं आ रहा बेचारा। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है एलसीएम दो नंबर का दिया हुआ 2079 और एचसीएफ दिया हुआ है। फिर से वही है, आपको इस बार एलसीएम भी दिया हुआ है 2079 और एचसीएफ भी दिया हुआ है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है 27, और फिर कहा है कि एक नंबर कितना है 189 के बराबर है, तो दूसरा नंबर बताओ क्या हो जाएगा। तो बड़ा इजी है दूसरा नंबर निकालना, 2079 इंटू 27, ये 189 डिवाइड में आ जाएगा, है ना। अब आपको पता 9 प्लस 110 प्लस 18 आ रहा है, तो ये 3 के टेबल में आता है, तो पूरा नंबर भी 3 के टेबल में आ जाएगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको सिखाया हुआ है, तो 3 को 6 से करेंगे 18, 3 को 3 से करेंगे 9, 3 को 9 से करो 27, 9 को 1 से करो, 9 को 7 से करो 63, 7 को 1 से करो, 7 को 2 से करो 14, 67 बन जाएगा, 7 9 63, 49 7 7 49, तो 297 आंसर आ जाएगा। दूसरा नंबर हमको मिल गया। सारा खेल कैलकुलेशन का है, फॉर्मूला बिल्कुल आसान था, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी, क्वेश्चन ही नहीं होगा, जितना मर्जी कंसेप्ट आप लगा लो, तो कैलकुलेशन आपकी ठीक होनी चाहिए। हालांकि बड़ी इजी कैलकुलेशन है ये वाली। 3 क्वेश्चन हो गए। अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और ये एसएससी के एग्जाम में आया भी था, जीडी वाले एग्जाम में। अब ये क्वेश्चन कैसे करना है यहाँ पे समझो। एलसीएम दिया हुआ दो नंबर का कितना 12 दिया हुआ है, और एचसीएफ नहीं, ये नहीं दिया, लिखा हुआ कि एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, कोई दो नंबर है, उनका जो एलसीएम है वो 12 टाइम्स है एचसीएफ की। तो स्टेटमेंट के हिसाब से चलना, क्या कहा है, जो एलसीएम है किन्हीं दो नंबर का वो 12 टाइम्स है एचसीएफ के, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, एलसीएम इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ एचसीएफ, ये हमको दिया हुआ था। फिर बोला इफ वन ऑफ द नंबर इज 15, जो दो नंबर थे उनमें से एक नंबर हमको दिया हुआ है 15। फिर बोला हुआ है एलसीएम और एचसीएफ का सम कितना है, सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 65, मतलब एलसीएम और एचसीएफ को जब मैं सम करूंगा तो वो 65 आ रहा है, ये भी हमको दिया हुआ है। तो बताओ दूसरा नंबर क्या हो जाएगा। अभी तक हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना, यही हम फॉर्मूला लेके चल रहे हैं। अब देखो हमें एलसीएम क्या पता है, नहीं पता, हमें खाली इतना कि 12 टाइम्स है एचसीएफ का। क्या हमें एचसीएफ पता, नहीं पता, एक नंबर हमें पता है यहाँ पर है।
अब हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, ये देखो वन ऑफ द नंबर्स इज 15, ठीक है। अब हमें इतना पता है L जो है वो किसके बराबर है, 12H के बराबर है, और उसने हमें H प्लस L दी हुई 65 के बराबर, उसने हमें हिंट दी हुई है, हमने इसी हिंट को यूज करना है, ठीक है। तो मैं H की जगह H ही लिख देता हूँ, प्लस L की जगह मैं क्या लिखूंगा, L जो है वो 12H के बराबर है, तो L और 12H एक ही बात है, तो मैं इस L की जगह 12H लिख देता हूँ। ये किसके बराबर हो जाएगा, 65 के बराबर। H प्लस 12H कितना हो जाएगा, 13H। 13H किसके बराबर हो जाएगा, 65 के। यहाँ से H में निकालूंगा वो क्या हो जाएगा, 65 अपॉन 13, तो ये कटने पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हमारे पास H मतलब HCF कितना आ गया, 5। अब इसी 5 को मैं यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट करूंगा 12 इंटू 5, तो एलसीएम मेरे पास कितना आ जाएगा, 60। अब हो गई ना कहानी वही वाली स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला, एलसीएम भी मिल गया, एचसीएफ भी मिल गया, एक नंबर भी दिया हुआ है, तो इसी से सॉल्व करना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, सेकेंड नंबर तुमको पता नहीं, तो वो ये 60 मल्टीप्लाइड बाई 5 अपॉन 65, इसको सॉल्व करना है ना। तो सॉल्व कर लेते हैं, जैसे 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, या कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे। एलसीएम 60 है इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना, और एक नंबर हमें कितना दिया हुआ, एक नंबर 15 दिया हुआ है यहाँ पे 15 कर लो, है ना। तो 5 को 1 से क्या 5, 5 को 3 से क्या 15, 3 को 1 से क्या 3 को 20 से क्या, तो सेकंड नंबर हमारे पास 20 आ गया। सारा खेल कैलकुलेशन का है, हमें अभी डायरेक्ट नहीं बोलता कि एलसीएम इतना है एचसीएफ इतना है, हमें कहा कि एलसीएम इतने टाइम से एचसीएफ, फिर उनको सम वगैरह दे दिया, तो कोई बात नहीं, हमने जब इसको लिखना स्टार्ट किया ना तो खुद ही रास्ता मिल जाता है। हमने लिखा L12H के बराबर, और ये भी हमारे पास कंडीशन थी, तो यहाँ पे L की जगह मैंने ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, मुझे HCF मिल गया। जब HCF मिल गया तो एलसीएम भी मिल गया, कहानी यहीं पर खत्म होगी। तो ये वाला क्वेश्चन जब को समझ आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो बस आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि वीडियो जब अपलोड हो रही है, अपलोड होते वक्त ही देख लो या फिर 2-3 घंटे के अंदर देख लो, सो दैट आपके मैं कमेंट पढ़ पाऊँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं उस कमेंट को देख पाऊँ, देखने के बाद मैं उसको क्लियर कर पाऊँ। अब जैसे पहला पार्ट अपलोड करा था उसमें मुझे कोई ऐसा कमेंट दिखा नहीं जो डाउट वाला हो, तो सेकंड पार्ट में क्या ही क्लियर करूंगा, है ना। तो वीडियो अपलोड होने के जस्ट 2-3 घंटे के अंदर मुझे वो कमेंट दिखने चाहिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँ। अब यहाँ तक हमने क्वेश्चन कवर कर लिए। अब जैसे देखो एक क्वेश्चन और आपके सामने स्क्रीन में चल रहा होगा, ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज a प्लस बी। हमें एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है a प्लस बी। उसके बाद कहा हुआ है एचसीएफ कितना है, एचसीएफ जो हमारे पास है वो है p इंटू ए माइनस बी। एलसीएम भी दिया हुआ है और एचसीएफ भी दिया हुआ है। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज p, उनमें से एक नंबर जो p के बराबर है, तो हमें बताना दूसरा नंबर क्या हो जाएगा। अभी तक हमें कुछ नंबर्स दे रहे थे, इस पर पी क्यू के फॉर्म में देते, कोई टेंशन नहीं है, फॉर्मूला वही लगने वाला है क्योंकि हमें एलसीएम भी दिया हुआ है, एचसीएफ भी दिया हुआ है, एक नंबर भी दिया हुआ है, तो फॉर्मूला तो हम वही लगाएंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब देखो एलसीएम हमें a प्लस बी दिया हुआ था, हमने a प्लस बी कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ हमें क्या दिया हुआ था, p इंटू ए माइनस बी, हमने वो कर दिया। एक नंबर हमें p दिया हुआ था, सेकेंड नंबर हमको निकालना था, तो ये p यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, ये p डिवाइड में आ गया, तो ये वाला p और ये वाला p कैंसिल हो जाएंगे, बच गया a प्लस बी ए माइनस बी, और a प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर, और ये आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा था, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये जो बेसिक मैथमेटिक्स की वीडियोस है 6-7 जो अलग से प्लेलिस्ट बनी है वहां पर आपको समझाया, वहां पर कराया हुआ है, तो अगर यहाँ पे प्रॉब्लम तो फिर से बोलूंगा वो वाली प्लेलिस्ट जाके जरूर देखो, क्योंकि बेसिक मैथ देखो कहाँ हर जगह काम आ रहा है, जितना मर्जी में आपको समझा लो क्या फॉर्मूला लगाना है, अगर आपको बेसिक्स ही नहीं पता आप आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे, तो बेसिक्स बड़े जरूरी हैं, ये बेसिक्स आपको सारे क्लियर करने होंगे। अब हम आगे चलते हैं, ये दो क्वेश्चन और कवर कर लेते हैं। अभी हमने जितने भी क्वेश्चन करे वो इसको यूज करते हैं, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब बाकी फॉर्मूलाज को भी यूज कर लेते हैं क्योंकि इनके बेसिस पे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं आजकल। जैसे देखो ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, यहाँ पर कहा हुआ है द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:4। हमारे पास जो दो नंबर है उनकी रेशियो दी हुई है, रेशियो हमें क्या दी हुई है, रेशियो कहा 3:4 के बराबर है, और हमें क्या बोला हुआ है एंड देयर एचसीएफ इज 4। एचसीएफ भी कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। हमें क्या बताना है एलसीएम,
अब देखो जब रेशो की बात आई, हमारे पास ये फॉर्मूला है HCF इंटू रेशो, हमारे दिमाग में ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए क्या, HCF इंटू रेशो किसके बराबर होती है, एलसीएम के बराबर। तो HCF भी दिया हुआ है, रेशो भी दिया हुआ है, एलसीएम भी तो निकालना है। तो HCF 4 है, रेशो मतलब 3 और 4 को मल्टीप्लाई करना, 12 आ जाएगा, तो ये एलसीएम के बराबर आ जाएगा। 12 को 4 से मल्टीप्लाई करो 48, तो 48 हमारे पास एलसीएम आ गया। आ रहा समझ क्या कहना चाहता हूं मैं, सिंपल सा फॉर्मूला है, HCF को जब आप रेशो से मल्टीप्लाई करते हो तो एलसीएम आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में HCF भी दिया हुआ था, रेशो भी दी हुई थी, हमने HCF को रेशो से मल्टीप्लाई किया, एलसीएम आ गया। अगर आपको बताना तो वो दो नंबर कौन से तो आप क्या करते, मैंने आपको यहाँ पर कहा ना, कोई भी रेशियो उसको HCF से मल्टीप्लाई करो नंबर आ जाएंगे, या पेयर दिया हुआ है उसको HCF से मल्टीप्लाई करो नंबर आ जाएंगे। यहाँ पे HCF दिया हुआ है, दो नंबर की रेशियो दी हुई है, 4 को 3 से करो 12, पहला नंबर 12 हो जाएगा, 4 को 4 से करोगे 16, दूसरा नंबर 16 हो जाएगा। ये नंबर भी हमारे पास सामने आ गए। दो फॉर्मूले आपको मैंने करवा दिए यहाँ से, एक ये वाला भी यूज करवा दिया, ये वाला भी यूज करवा दिया। अभी आगे और एप्लीकेशन होगी इसकी। जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में ये वाला, यहाँ पर क्या कहा हुआ है, यहाँ पर बोला हुआ है 3 नंबर्स आर इन द रेशो ऑफ 3:4:5। तीन हमारे पास नंबर हैं, वो किस रेशो में है, 3:4:5 के रेशो में है। इस बार हमको रेशो क्या दी है, 3:4:5। इस बार हमको ये रेशो दी हुई है, और एलसीएम दिया हुआ इस बार, एलसीएम कितना है 2400। हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूला तो वही है, HCF इंटू रेशो किसके बराबर होता है, एलसीएम के बराबर। HCF हमको पता नहीं लेकिन रेशो तो पता है, 5 को 4 से करो 20, 20 को 3 से करो 60, या क्या रेशो, और एलसीएम हमें दिया हुआ 2400, तो यहाँ से HCF तो निकाल ही सकते हैं, 2400 डिवाइडेड बाई 60, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 40 हमारे पास आंसर आ जाएगा। HCF हमारे पास क्या हो गया, 40 आ गया, तो कहानी ये भी खत्म हो गई। इस तरीके से ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपने बस ये वाले फॉर्मूलाज दिमाग में रखने हैं, आप आराम से किसी भी तरह के क्वेश्चन आप मजे से कर लोगे। अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए भी मिलेंगे, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिलेगा, जो लिखा होगा प्रैक्टिस वाला कोर्स वाला, तो वो आप ज्वाइन कर लो। वहां पर आज इस तरह के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, इसके प्रैक्टिस सेट भी वहां पर मिल जाएंगे, तो वहां पे जाके प्रैक्टिस वगैरह भी कर लेना, आपको अपना लेवल भी पता लग जाएगा, है ना। नेगेटिव मार्किंग भी होगी वहां पर। आगे चलते हैं, और वहां पे जैसे आप ज्वाइन करोगे अपने आप ग्रुप में ऐड हो जाओगे, तो वहां पे डिस्कशन वगैरह भी कर ही सकते हो। जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपके सामने स्क्रीन में चल रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 528। दो नंबर है हमारे पास, उनका सम कितना है, उनका सम है 528। दो नंबर हैं, उनका सम दिया हुआ 528, फिर उनका HCF भी दिया हुआ है। HCF कितना दिया हुआ है, 33 दिया हुआ है। कह रहा था नंबर ऑफ सच पेयर्स, द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सच नंबर सेटिस्फाइंग द अबव कंडीशन, कितने पेयर बनेंगे इसे हमें वो बताना है यहाँ पर। अब देखो ये कैसे करना है, हमें सम भी दिया हुआ और HCF भी दिया हुआ। पेयर का फॉर्मूला आपको बताया है, सम अपॉन HCF। अगर आपको एलसीएम और HCF दिया होता तो पेयर का फॉर्मूला था एलसीएम अपॉन HCF, है ना। पेयर जब भी निकालें HCF नीचे ही आने वाला है। अगर मान लीजिए आपको प्रोडक्ट दिया होता तो पेयर का फॉर्मूला होता प्रोडक्ट अपॉन HCF का स्क्वायर। ठीक है, समझ गए हो। इस तरीके से 3 फॉर्मूले आपके पास ये पेयर निकालने के। बस डिपेंड ये करता है, आपको क्वेश्चन में HCF तो दिया ही होगा, साथ में सम दिया हुआ है या एलसीएम दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, आप पेयर आराम से निकाल लोगे। अब पेयर ऐसे आसानी से नहीं निकलता, देखो कैसे होगा। यहाँ पर हम पेयर निकालते हैं, पेयर का फॉर्मूला क्या, सम था 528 अपॉन HCF था 33। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 11 के टेबल से कटता है, क्योंकि ये कटेगा बड़े आराम से, डिफिकल्ट नहीं होगा। 11 3 33, 11 को 4 से करेंगे 44, तो 60 6 2 8 88, 11 को 8 से करेंगे 88, है ना। 3 1 3 3 6 18, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 16 आंसर आएगा। ये अभी पेयर बनाने हैं इसके, अभी हमारे पास अभी आंसर 16 आया है, अब इसके पेयर बनाने हैं। अब याद रखना, जब सम वाला केस है ना, जो पेयर बनाने वो सम के तरीके से ही बनाने। क्या इसका मतलब आपको समझ आ जाएगा। बाकी चाहे ये वाला केस होगा चाहे ये वाला केस होगा, कोई भी और केस होगा, जब भी आपको पेयर बनाना है वो प्रोडक्ट के हिसाब से बनाना है। लेकिन जब भी क्वेश्चन में सम दिया होगा, जो पेयर बनाना है वो सम के हिसाब से बनाना है। अभी धीरे धीरे समझते जाओ। जो पेयर हम अभी 16 हमारे पास है कि कुछ भी नंबर आ सकता था हमारे पास, अब 16 हमारे पास आया।
अब इसके जो पेयर बनाने हैं वो को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका HCF क्या होता है, HCF 1 होता है जिनका, जैसे 3 और 4 बोल दूंगा, इनके बीच में गैप 1 है तो HCF 1 हो जाएगा। 5 और 7 हो गया ना, 2 को गैप आ 2 के में जाते हैं तो 1 HCF हो जाएगा। सारे को प्राइम नंबर है, जिनका HCF 1 होगा उनको को प्राइम नंबर बोलेंगे। तो हमें पेयर जो बनाने हैं वो को प्राइम होने चाहिए। आपसे पूछता कितने पेयर बन सकते हैं, ऑप्शन में 16 भी अगर होगा आप 16 टिक करोगे, गलत हो जाएगा। अभी मैंने कहा जब भी सम होगा तो पेयर सम के हिसाब से बनाना है। 16 कैसे बना सकते हो, अगर आप 1 में 15 ऐड करोगे तो 16 बनता है, बिल्कुल बनता है। और इनका HCF कितना आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि गैप 14 का आ रहा है, 14 टेबल में आने नहीं वाले, आप निकाल के देख लो HCF 1 ही आने वाला है। तो एक पेयर ये बन गया। अगर दूसरे पेयर में 2 और 14 को अगर मैं ऐड करूंगा तो 16 बनता है। तो लेकिन इसका अगर मैं गैप निकालूंगा 12 आता है, फिर काटते करते 2 आ जाएगा, 2 के टेबल में दोनों आते हैं, तो ये को प्राइम नंबर तो है ही नहीं। को प्राइम नंबर का HCF 1 आना चाहिए, तो ये पेयर में नहीं ले सकता। फिर मैं 3 में 13 को ऐड करूंगा तो वो भी 16 बनता है, इसका HCF भी 1 आएगा। अगर मैं 4 में 12 को ऐड करूंगा तो वो को प्राइम नंबर नहीं बनेगा, उसका HCF 1 नहीं आएगा। अगर मैं 5 में 11 को ऐड करूंगा तब भी 16 बन जाएगा। 6 में 10 ऐड करूंगा तब भी बात नहीं बनेगी। 7 में 8 ऐड करूंगा, 7 में 9 ऐड करूंगा तब भी बात बन जाएगी, है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हो 1 15 3 13 5 11 7 9, ये 4 पेयर हमारे पास बन रहे हैं। क्या पता ऑप्शन में देखने क्या है, ऑप्शन में भी 4 ही आपको देखने को मिल रहा है, तो वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी तरह का डाउट आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे जो दूसरा पार्ट है ना वो मैं आपको करवा दूंगा प्रोडक्ट के केस में कैसे करना है। बस अभी इतना समझो, ये फॉर्मूला लगा के जो आपके पास आंसर आया करेगा ना उससे अपने पेयर बनाने। पेयर ऐसे होने चाहिए कि हमारे पास को प्राइम नंबर आ जाए। 1 और 15 ले लिया, 3 और 13 ले लिया, 5 और 11 7 और 9 ले लिया ना, तो इन सभी को ऐड करने में 16 तो आता है। और ये सारे कैसे हैं, ये सारे के सारे को प्राइम नंबर है, HCF इनका 1 आ रहा है। तो टोटल 4 पेयर हमारे पास बनते हैं, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये देखो, ये लास्ट 2 क्वेश्चन आपको और करने हैं इसके HCF की कैटेगरी के, तो आज की कैटेगरी हम फिनिश करेंगे यहीं पर। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, HCF एंड LCM ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 16। कोई 2 डिजिट का नंबर है, उनका HCF और LCM दिया हुआ है। HCF 16 है और LCM 480 है, तो बताओ वो नंबर कौन से हैं। अब ये कैसे करेंगे, देखो HCF और LCM आपको दिया हुआ है 2 डिजिट का नंबर का, कितना 16 और 480। अब आपको पता है HCF और LCM इज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो वो एक नंबर पता तो हम वो फॉर्मूला लगा सकते थे, वो तो काम आने नहीं वाला। रेशो भी यहाँ पर देनी हुई है, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, पेयर निकालते हैं पहले, क्यों वो आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। पेयर निकालने का फॉर्मूला है LCM अपॉन HCF। LCM आपको 480 दिया हुआ है, HCF आपको 16 दिया हुआ है। अभी पेयर क्यों निकाल रहा हूँ आपको समझ आ जाएगा, खाली अभी धीरे धीरे देखते जाओ। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं 4 को 4 से करूँगा 16, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 0 का 0, 4 1 जा 4, 4 30 जा, तो मेरे पास पेयर कितना आ रहा है, 30 आ रहा है ना। अब मैंने आपको क्या कहा था, जब ये वाला केस होगा तब पेयर को जब आपने बनाना है, तब जो को प्राइम नंबर बने वो सम के तरीके से बनाने। लेकिन बाकी कोई भी केस आएगा जब आपको पेयर को बनाना है तो प्रोडक्ट बनाने हैं। अभी यहाँ पे 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 30 आना चाहिए, तो पहला नंबर है तो 1 को 30 से मल्टीप्लाई करो 30 आता है बिल्कुल, और ये को प्राइम है बिल्कुल, को प्राइम में HCF बनाने वाला है। फिर मैं अगर 2 को 15 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी 30 आता है, तो ये भी को प्राइम नंबर है, इनके बीच में गैप कुछ हाल जो सेम टेबल से डिवाइड होता होगा। 3 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी 30 आता है, तो ये भी को प्राइम ही है। अब आगे 4 के टेबल में तो आता नहीं है। 5 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी 30 आ जाएगा, ये भी को प्राइम नंबर है। फिर आगे 6 7 8 9 10, फिर तो ये दोबारा अपने आपको रिपीट करना स्टार्ट कर देंगे। तो 4 पेयर यहाँ पे मेरे पास बन चुके हैं। अगर क्वेश्चन में ये बोला था बताओ कितने पेयर बनेंगे, हम बोलते 4 पेयर बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पर वो बोला ही नहीं है, आपको बोला है बताओ वो नंबर कौन से हैं 2, हमको वो पहचानना है। अभी मैंने आपको तरीका बताया था कि कोई भी रेशो दी होगी उसको HCF से मल्टीप्लाई करो नंबर आ जाएंगे, या पेयर दिए हुए हैं उसको HCF से मल्टीप्लाई करो तो भी नंबर आ जाएगा। अब हमें जो क्वेश्चन में 2 नंबर पूछे गए वही निकालना है, हम ऑप्शन की भी हेल्प लेंगे। HCF हमारे पास कितना है, HCF हमारे पास 16 है। मैं एक एक पेयर उठा के चलता हूँ, पहले 16 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 16, तो कोई ऑप्शन ऐसा है जिसमें पहले 16 एक नंबर आ रहा हो, नहीं, तो इसका मतलब ये पेयर हमारे काम का है ही नहीं। यहाँ पे चलते हैं, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 32 आ रहा है,
क्या कोई ऑप्शन में ऐसा नंबर है 32 वाला? नहीं, तो ये भी पेयर हमारे काम का नहीं है। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48। कोई ऐसा नंबर है जहां पे 48 हमें देखने को मिल रहा हो? हाँ, यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन जब मैं 16 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 160 आ रहा है, तो 160 दूसरा नंबर है ही नहीं, ये भी हमारे काम का नहीं है। 16 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 80 आ जाएगा, है ना, तो 80 हमारे पास है, बिल्कुल है। वैसे 16 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 96 आ जाएगा। तो देखो आंसर हमारे पास आ गया। जो दो नंबर हमें चाहिए थे वो मिल गए, 80 और 96। क्यों? हमने पेयर की हेल्प ली। तो तरीका समझ आ रहा है इस पेयर का कितना फायदा है? सिर्फ यही बेनिफिट नहीं है कि आप पेयर नंबर ऑफ पेयर निकाल सकते हो, आपको HCF निकालना है, वो नंबर निकाले, नंबर कौन से आप वो भी निकाल सकते हो। ऑप्शंस की हेल्प लेनी है और इस तरह से काम आपको करना है। ये क्वेश्चन अगर पहली बार करो तो रिपीटेड प्रैक्टिस करना, आपको मैं प्रोवाइड भी कर दूंगा क्विज वगैरह में, तो वहां पे जाके भी प्रैक्टिस करना। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ऐसे वाले। अब एक लास्ट क्वेश्चन LCM HCF की कैटेगरी का। यहाँ पर देखो कहा हुआ है इफ द रेशो ऑफ टू नंबर्स इज 2:3। दो हमारे पास नंबर हैं, उनकी रेशो क्या दी हुई है? उनकी रेशो हमें दी है 2:3। फिर हमें कहा है एंड देयर LCM इज 54, और उनका LCM कितना है? 54 है। तो बताओ सम ऑफ नंबर क्या हो जाएगा? नंबर का सम बताना है। कोई बात नहीं, हमें रेशो और LCM दिया हुआ है ना। रेशो और LCM दियो, फॉर्मूला हमारे पास है HCF इंटू रेशो इक्वल्स टू LCM। आपने क्वेश्चन में ये देखना है मैं दिया क्या वो, उसके हिसाब से फॉर्मूला लगाते हैं। HCF हमें पता नहीं, रेशो हमें पता है 2 और 3 है, मतलब मल्टीप्लाई करने पे 6 आता है। LCM हमारे पास 54 है, यही हमारे पास, ठीक है। तो यहां से HCF हमारे पास क्या आ जाएगा? 54/6। HCF हमारे पास 9 आ जाएगा। HCF हमारे पास 9 आ गया। रेशियो में क्या दी थी? 2:3। मैंने आपको क्या कहा था? HCF को रेशियो से मल्टीप्लाई करो, HCF को पेयर से मल्टीप्लाई करो, नंबर आ जाते हैं। अब जो दो नंबर थे हमारे पास वो हमें मिल जाएंगे कैसे? HCF को पहले इसे मल्टीप्लाई करो, पहला नंबर 18 आ जाएगा। HCF को इसे मल्टीप्लाई करो, दूसरा नंबर 27 आ जाएगा। आपको ये नहीं बोला था इस बार कि वो नंबर कौन से हैं, इस बार बोल दो नंबर का सम करके बताओ, तो हम सम कर लेंगे। कितना मुश्किल रहने वाला, नंबर तो आ गए ना। 27 और 18 को ऐड करो, 27 3 45 आ जाएगा हमारे पास। तो 45 जहां पे होना था वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करते हैं कहां तक पहुंच गए हैं। आपको नंबर निकालना आ गया ना, फिर नंबर का सम बोले, प्रोडक्ट बोले, डिफरेंस बोले, जो मर्जी बोले, आप आराम से कर सकते हो। बस नंबर निकालना सीखो। ये 3-4 फॉर्मूले आप याद करो, वो बड़े काम आने वाले हैं। अभी फिलहाल इतना पोर्शन कवर करने के बाद हम आगे चलते हैं। आज LCM HCF को इतना रखते हैं, बाकी कल की वीडियो में कवर करेंगे इसको। अभी आज से हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर भी स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आज की वीडियो थोड़ी छोटी रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको सोर्सेज के बारे में बताना है, और जितना भी क्वेश्चन है आज वो सारा याद करने वाला है। तो आज आपके लिए इतना इनफ रहने वाला है। हिस्ट्री ऑफ जम्मू या हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में हमें पता कहाँ से लगता है, वो सोर्सेज क्या है हमारे पास। सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारे पास बुक्स हैं, जो बुक्स में लिखा गया है, उससे बड़ा सोर्स क्या ही हो सकता है। लेकिन उससे हटके कुछ आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं, कुछ टूल्स हमें मिले हैं ना जब एक्सकवेशन वगैरह करते हैं, तो ये सारे हमारे पास क्या हैं? ये सारे हमारे पास सोर्सेज रहते हैं। तो इस तरह से अगर हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट बुक्स और अथर की बात करेंगे, जैसे कश्मीर की हिस्ट्री के लिए जो आती हैं, जम्मू की हिस्ट्री के लिए आती हैं, वो सभी देख लेते हैं। जैसे नीलमत पुराण की बात करेंगे, कोई कश्मीरी ब्राह्मण थे, कौन थे वो एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन ऐसे जो स्टार्टिंग की हिस्ट्री कश्मीर की वो हम कल्हण की राज तरंगी से लेते हैं। उससे पहले का जो क्वेश्चन है, फिर कल्हण ने जिसका रेफरेंस लिया था वो नीलमत पुराण ही था। तो नीलमत पुराण से हमें पता लगता है हिस्ट्री के बारे में, लेकिन वो अथर कौन है वो पता नहीं है। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट थी राज तरंगनी, जिसे कल्हण के द्वारा लिखा गया था संस्कृत में, और डिटेल्स आने वाली वीडियो में, ठीक है। फिलहाल खाली नाम सुनते जाओ। राज तरंगनी किसने लिखी? कल्हण ने। ये जम्मू की हिस्ट्री बताती, कश्मीर दोनों की हिस्ट्री के बारे में बताता है इसमें, ठीक है। तारीख हसन की बात करेंगे, पीर गुलाम हसन शाह के द्वारा लिखी गई। तो यहाँ पर भी हसन है, यहाँ पर भी हसन है, तो याद करना आसान ही है। जफरनामा की बात करेंगे, शरफ अद-दीन अली यजदी, इनके द्वारा ये जफरनामा लिखा गया। यहाँ से भी कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में कुछ हद तक पता लगता है। तारीख कश्मीर हैदर मलिक के द्वारा लिखी गई, यहाँ से भी कश्मीर हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। वैली ऑफ कश्मीर सर वॉल्टर लॉरेंस, इनके द्वारा लिखी गई बुक है, इसमें भी पता लगता है। और भी केंद्र के जो यहाँ पे घूमने आते थे या विजिट करते थे, वहां पे जाते थे, कुछ नोट्स लिखते थे अपने बारे में, कुछ लाइन लिख दिया करते थे कश्मीर के बारे में, जम्मू के बारे में, वहां से भी हमें समझ आता। समझ के तो सोर्सेज कई तरह के हमारे पास आज के टाइम पर अवेलेबल हैं। वैसे जम्मू के एंड पर चलेंगे तो राजदर्शनी गणेश दास बिदारा जी,
गुलाबनामा दीवान कृपाराम इनके द्वारा लिखी गई। अष्टध्यायी पाणिनि के द्वारा। तारीख किश्तवाड़ शिवजी दर। तारीख राजगाने जम्मू कानू सिंह बलौरिया। तारीख अकवाने पुंछ मोहम्मद बिन फोक। ये सारे नाम जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हालांकि और भी कई तरह की बुक्स हैं और भी कई तरह के सोर्सेज हैं हमारे पास, लेकिन कुछ ही मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इतना याद कर लो, ये भी फिलहाल इनफ रहने वाला है। बाकी लॉर्ड ऑफ हिल्स जीसी स्मिथ के द्वारा लिखी गई। ये सारे सोर्सेज जो हमें जम्मू और कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। एटलीस्ट इतने सोर्सेज तो आपको याद करने ही होंगे, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बन जाएगा। हालांकि पहले पहले क्वेश्चन बनता था कलहन की राज तरंगनी से, फिर गुलाबनामा से भी बना एक दो बार क्वेश्चन, राजदर्शनी से भी बना हुआ है, तो अब समझ सकते हो तारीख कश्मीर से भी बना हुआ है। ये कितने इंपॉर्टेंट रहने वाले बुक्स और अथर आपके लिए जो कि जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री को बताते हैं। इन सभी को आपने याद कर लेना है। अभी हम स्टार्ट ही नहीं कर रहे, अभी हम खाली आपको सोर्सेज बता रहे हैं। दूसरे एंड पे देखेंगे तो आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी हैं जो कि जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री को बताती हैं। जैसे बुरजोहम की बात करेंगे जो कि श्रीनगर में आता है, लेकिन इसके जो कुछ एरियाज है वो आसपास के डिस्ट्रिक्ट में भी चले जाते हैं। तो बुरजोहम एक इंपॉर्टेंट साइट है, आर्कियोलॉजिकल साइट है, इससे जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। या फिर गुफकराल की बात करें जो पुलवामा में है, यहाँ से भी पता लगता है। मांडा जो कि हम इंडस वैली के टाइम पे भी पढ़ते हैं, इंडस वैली के बारे में भी यहाँ से मांडा से पता लगता है कुछ हद तक। तो मांडा जो कि अखनूर वाले साइड में है, ये भी हमें जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बताता है। ये सिमथन की बात करें जो अनंतनाग में है, या अंबारन वाले जो साइट्स है जो बुद्धिस्ट साइट्स थी अखनूर में, वहां से पता लग जाता है। मारतंड सन टेम्पल अनंतनाग वाला, वहां से पता लगता है। फिर बाकी जैसे क्रिमची टेम्पल्स है उधमपुर वाले, या बाकी कई सारे किले हैं हमारे पास जम्मू कश्मीर में ना, जो हम रासी फोर्ट पढ़ते हैं या बाकी जो फोर्ट वगैरह पढ़ते हैं, पुंछ फोर्ट या अखनूर वाला, उनसे भी हमें जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में समझ आता है। तो इस तरीके से आपको समझना होगा कि हमें हिस्ट्री के बारे में पता कहाँ से लगा। कैसे हम बोलते हैं कि पहले ये ललित आदित्य आए थे, फिर ये आए थे, फिर वो, हमें सब कुछ कहाँ से पता लग रहा है? ये सोर्सेज हमारे पास हैं। तो आज सिर्फ इतना ही रखते हैं, ये सोर्सेज याद कर लो, कल से डिटेल में कवर करना स्टार्ट करते हैं। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को एंड भी करेंगे। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, आपके रिस्पॉन्स की अच्छी खासी जरूरत है। थैंक यू, जय हिंद। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सब जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, फेसबुक पेज भी इसी नाम से है, वो जाकर ज्वाइन जरूर कर लेना। थैंक यू।